रिबॉर्न ऑफ मैजिकल बॉयज एपिसोड 10। श्रेयांशी हिम्मत कर नीचे आई। उसे नीचे आते देखकर धनराज खड़े होकर मुस्कान के साथ बोले, बहुत दिनों बाद मिले हम श्रेया। याद तो होगा ही, हमने साथ काम भी किया था। श्रेयांशी झूठी मुस्कान के साथ बोली, जी याद है, आप बैठे ना। धनराज सोफे पर बैठ गए। सामने वाले सोफे पर बैठकर श्रेयांशी बोली, आप यहाँ, मेरे से कोई काम था? धनराज मुस्कान के साथ बोले, वैसे मुझे तो आप जानती ही है, मैं लड़कियां की कितनी इज्जत करता हूं, और जो मेरे भतीजे ने किया उसके लिए मैं दिल से माफी मांगता हूं। मैं ये बोल रहा था कि मेरे भतीजे की वजह से हमारे बीच के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम ना आए। श्रेयांशी यह सब सुनकर कंफ्यूज होकर बोली, क्या मतलब? धनराज अजीब मुस्कान के साथ बोला, कुछ नहीं, मेरा मतलब था कि देशवाल ब्रदर्स के साथ मेरा रिश्ता सही रहे। श्रेयांशी झुंझलाते हुए बोली, उनकी बात है, यह आप मुझे क्यों बोल रहे हैं? धनराज कुटिल मुस्कान के साथ बोला, अरे आप बीबी हैं, अक्ष देशवाल की समझा सकती हैं उन्हें, वो कभी आपकी बात को मना नहीं करेंगे। और वैसे यह मैं ऐसे ही थोड़ी मांग रही हूँ, एक बहुत ही अच्छी मूवी में काम दे सकता हूँ मैं आपको। काबी नामी राइटर की लिखावट है, यकीन माने यह मूवी आपको इवनिंग स्टार बना सकती है, बस एक रात। श्रेयांशी गुस्से में खड़ी होकर बोली, क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं आपको बिकाऊ लग रही हूँ? अपनी मूवी और अपनी घटिया सोच अपने पास रखिए। आपके भतीजे से भी ज्यादा घटिया है आप, चले जाइए यहां से। धनराज मुस्कान के साथ खड़े होकर बोले, ठीक है जा रहे, लेकिन याद रखिए आपकी हालत भी उस जैसी हो सकती है। ये कहकर वो वहां से चले गए। श्रेयांशी यह सुनकर थोड़ा सहम गई। वो काली अंधेरी रात, जिसे याद कर ही उसकी रूह कांप जाती है। खून से लटपट वो जमीन और वहां की हालत। श्रेयांशी का शरीर कांप उठा। आज खतरनाक तरीके से मुस्कुराते हुए बोला, फर्क नहीं पड़ता कौन वापस आया है, लेकिन मरना तो उसे है। अक्ष अपने गले को इधर उधर घुमाकर गले को सहलाते हुए बोला, बस कोई स्मार्ट पर्सन हो वह, वरना मजा नहीं आता गेम में। आदिश कोल्ड वॉइस में बोला, तो ठीक है, तुम ही पता लगा लो कौन है वह। अक्ष ने मुंह बना लिया। वो तुनक कर बोला, क्या ईर मे को ही यह स्पाई वाला काम दे देते हो? मुझे ये काम बिल्कुल भी नहीं पसंद। कोई कुछ कहता उससे पहले ही आज कोल्ड वॉइस में बोला, डोंट वरी, मैं पता लगा लूंगा। अक्ष खुश होकर बोला, थैंक्स ब्रो, मेरी तरफ से तो हाँ है प्रिंसेस, और तुम्हारे रिश्ते को लेकर। रूक्ष और आदिश उसे बुरी तरह घूर रहे थे। आज भी आंखें छोटी कर अक्ष को देख रहा था। देशवाल हवेली। अक्ष अपने कमरे में आया तो उसने देखा, पूरे कमरे में श्रेयांशी के कपड़े बिखरे पड़े हैं, जो देखकर वह मुंह बनाकर शीशे के सामने खड़ी श्रेयांशी को देखकर बोला, ये क्या तुम है, कोई कपड़ों का बाजार लग रहा है? श्रेयांशी ने पूरे कमरे को देखकर कहा, नहीं तो। अक्ष तुनक कर बोला, तो ये कपड़े क्यों फैला कर रखा है? श्रेयांशी बोली, यह मेरा कमरा है, मैं कुछ भी करूं तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अक्ष आंखें छोटी कर बोला, अजीब औरत हो, मेरे कमरे में ही रहकर मेरे कमरे को अपना बोल रही हो। यह मेरा कमरा है बचपन से, तुम अभी आई हो यहाँ तो कमरे में मेरा चलना चाहिए। श्रेयांशी अक्ष को घूरते हुए बोली, पहले तो इस कमरे में मेरी ही चलेगी, दूसरी बात मैं खुद नहीं आई हूँ यहाँ, तुम मुझे यहाँ लाए हो तो झेलो। अक्ष बोला, यही तो मेरी गलती है। तभी बिना नॉक किए एक लड़की अंदर आकर अक्ष को गले लगाकर उसके गाल पर किसकर मुस्कान के साथ बोली, कैसे हो अक्षु बेबी? अक्ष भी हैरान था। वही श्रेयांशी उस लड़की को घूर रही थी। उस लड़की की नजर श्रेयांशी पर गई तो वो बोली, यह कौन है अक्षु, तुम्हारी बीबी? अक्ष मुंह बनाकर बोला, नहीं मेरी जीडी श्रेयांशी, और उस लड़की ने अक्ष को सवालिया नजरों से देखा। अक्ष ने श्रेयांशी घूर कर देखा, फिर उस लड़की की तरफ देखकर उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, गलती डिसीजन बेबी। वो लड़की मुस्कान के साथ बोली, ओ अच्छा। अक्ष बोला, यहाँ कैसे आना हुआ? वो लड़की बोली, कुछ नहीं, तुमसे मिलने का मन था। अक्ष मुस्कान के साथ बोला, अच्छा क्या, ऐसे ही आया करो, मुझे मिलने अच्छा लगता है। श्रेयांशी दांत पीचते हुए मन में बोली, चारों तरफ माशूका पाल रखी है इसने, और मुझे झगड़ा करने के लिए और दिखावे के लिए रखा रहे। एक शॉप के अंदर अद्विता टॉय पसंद कर रही थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि कौन सा उसे पसंद आएगा। वही एक लड़की बड़े ध्यान से अद्विता को देख रही थी, ये समझने के बाद कि वह वही है जिसे वह समझ रही है। वो लड़की अद्विता के पास जाकर मुस्कान के साथ बोली, अद्विता। अद्विता शौक गई। यहाँ उसे कोई नहीं जानता था, तो कौन थी जिसने उसे उसके नाम से बुलाया था? अद्विता ने पीछे मुड़कर देखा तो वह हैरान होकर उस लड़की को देखने लगी। वो लड़की खुशी से बोली, अरे ईर कैसी है, कितने सालों बाद मिले हैं, भूल गई है क्या? मैं तेरी स्कूल की बेस्ट फ्रेंड पलक।
अद्वैता झूठी मुस्कान के साथ बोली, नहीं तुझे कैसे भूल सकती हूँ। पलक एक्साइटेड होकर बोली, अरे इतनी बुझी बुझी होकर क्यों बात कर रही है, पहले तो कितना मस्त रहती थी, तो अब क्या हुआ? और एक बात बता, तू यहाँ है और एक बार मेरे से मिलने मेरे घर नहीं जा सकती थी, बता। अद्वैता बोली, वो बस ऐसे ही, टाइम ही नहीं मिलता था। पलक मुस्कान के साथ बोली, अच्छा पढ़ाई चल रही होगी ना तेरी? अद्वैता नजरें नीचे बोली, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने पढ़ाई छोड़ दिया था। पलक हैरान होकर बोली, क्या? तभी पलक की नजर अद्वैता के मांग में सजी सिंदूर पर गया, तो वो शौक कर बोली, तेरी शादी हो गई। अद्वैता ने नजरें चुराकर कहा, मत पूछ हीर, बहुत लंबी कहानी है। पलक अद्वैता का हाथ पकड़कर उसे कहीं लेकर चली गई। अद्वैता हैरान होकर पलक के साथ जाने लगी। तक्षवी बिस्तर पर बैठकर फोन चला रही थी, तभी कुछ देखकर वो शॉक हो गई और बोली, मैं अभी सबको बताकर आती हूँ। वो खुशी से नीचे गई और आदिश और रूक्ष के सामने खड़ी हो गई। सोफे पर बैठे आदिश और रूक्ष ने सवालिया नजरों से तक्षवी को देखकर कहा, कुछ कहना है? तक्षवी ने हाँ में सर हिला दिया, फिर बोलने के लिए होठों को हिलाया, फिर रुक गई। उसका दिमाग जैसे चलना ही बंद हो गया। उसके आंखों में आंसू भर गए थे। वो रोने लगी थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो रो क्यों रही थी। तक्षवी प्यार से उसके सर को सहलाते हुए बोली, क्या हुआ बच्चा? तक्षवी रोते रोते बोलने लगी, मैं कुछ कहने आई थी, लेकिन मैं भूल गई। वो वापस रोने लगी। कोई उसे शांत नहीं कर पा रहे थे। आदिश बोला, कोई बात नहीं, बाद में बता देना जब याद आ जाया। तक्षवी रोते रोते बोलने लगी, नहीं मुझे बताऊं, मुझे क्या हुआ है? मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं रह रहा? क्या मैं पागल हो गई हूं? मुझे अपना कमरा भी ढूंढने में प्रॉब्लम हो रहा था। ऐसा कभी नहीं हुआ था मेरे साथ। ऐसा तो सिर्फ किसी पागल के साथ ही हो सकता है ना। वो रोने लगी। वो खुद के सर को मारने की कोशिश कर रही थी। श्रेयांशी और अक्ष भी नीचे आ गए थे। तभी अक्ष की नजर दरवाजे से अंदर आ रहे एक शख्स के ऊपर गई। वो मुंह बनाकर बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज अपने रोबिले आवाज में बोला, घूमने का मन कर रहा था, सोचा घूमकर आ जाऊं। अक्ष तुनक कर बोला, ये क्या तुम्हें कोई गार्डन नजर आ रहा है जो घूमने आ गए? आज कुछ कहता उससे पहले ही किसी ने आकर कसकर उसे गले लगा लिया। सभी ये देखकर हैरान थे। आज तक्षवी के सर को सहलाते हुए बोला, क्या हुआ? तक्षवी रोते रोते बोलने लगी, मैं पागल हो गई हूँ। मुझे कुछ याद नहीं रहता, मैं पागल हो गई हूँ। आज सख्त आवाज में बोला, ऐसा कुछ नहीं है। तक्षवी रोते रोते बोली, नहीं मैं पागल हो गई हूँ। मैं कुछ बताने के लिए नीचे आई थी और मैं यहाँ आकर सब भूल गई। आज सख्त आवाज में बोला, इतनी छोटी सी बात पर रो रही हो? तक्षवी आज के सीने से अपना छोटा सा सर निकालकर उसके आंखों में देखते हुए गुस्से भरी आवाज में रोते रोते ही बोली, तुम मुझे संभालने आए हो या और रुलाने? आज ने तक्षवी के क्यूट से गुस्से वाले फेस को देखकर उसके फोरहेड पर किस कर कहा, सॉरी। सभी ये देखकर शॉक थे। अक्ष मन में बोला, वाह क्या हिम्मत है, अपनी गर्लफ्रेंड को उसके परिवार के सामने ही किस कर लिया। अद्वैता और पलक एक कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे। यह एक प्राइवेट कमरा था जो सिर्फ मॉल के ओनर के खास लोगों के लिए था। अद्वैता बोली, यह तो प्राइवेट रूम है। पलक मुस्कान के साथ बोली, वह यहाँ का ओनर मेरे अंकल है। मैं तुम्हें उससे जरूर मिलाऊंगी। तुम बताओ जीजू से कब मिलने वाले हो? अद्वैता थोड़ा सकपका गई, फिर बोली, वह तो हमेशा बिजी रहते, घर पर होते हैं तो भी काम ही करते रहते हैं। पलक मुस्कान के साथ बोली, अरे मेरा बाला भी वैसा ही है। वैसे क्या है जीजू का? अद्वैता ने पलक को देखा, फिर नजरें नीचे कर कहा, रूक्ष देशवाल। पलक एक झटके में खड़ी होकर चिल्ला उठी, क्या? अद्वैता हैरान होकर पलक को देखने लगी। पलक खुद को शांत कर बैठ गई और बोली, नहीं मतलब तुम्हारे जैसी लड़की ऑफ कोर्स रूक्ष को डिजर्व करती हो, लेकिन मुझे बस ऐसे ही शौक लगा। अद्वैता मुंह बनाकर बोली, मैं खुद विश्वास नहीं कर पा रही थी। पलक एक्साइटेड होकर बोली, अपनी लव स्टोरी बताओ ना। अद्वैता मुंह बनाकर बोली, लव स्टोरी? पलक मुस्कान के साथ बोली, हाँ। अद्वैता एक झूठी मुस्कान के साथ अब तक की सभी बातें पलक को बताने लगी। पलक जैसे जैसे बातों को सुन रही थी, उसका चेहरा भावहीन होता जा रहा था। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसकी बेस्टी के साथ इतना सब कुछ हो गया और उसे कुछ पता ही नहीं है। पलक बोली, तूने जब कहा तेरी शादी हो गई, मुझे लगा मोक्ष के साथ ही तेरी शादी हुई होगी। बाद में जब तूने रूक्ष जी का नाम लिया तब सोचा जब तू मोक्ष के साथ थी तब बच्ची थी इसलिए ब्रेकअप हो गया होगा, लेकिन इतना सब कुछ। मैं गई थी तुझे मिलने तेरे घर, लेकिन तेरे दादू ने कहा तू पढ़ाई के लिए कहीं दूर गई है। अद्वैता हैरान होकर बोली, क्या दादू ने ऐसा कहा?
पलक बोली हाँ। यही कहकर मुझे वहां से भेज दिया। मुझे यकीन है अगर तेरा भाई तेरे साथ होता तो ये सब कभी होने नहीं देता। अद्वैता के आंखों में आंसू थे। वो आंसू पोंछते हुए बोली चल मैं चलती हूँ, मुझे उससे मिलने जाना है। पलक अद्वैता के साथ ही खड़ी होकर बोली अच्छा मैं भी चलूं। अद्वैता ने हाँ में सर हिला दिया तो दोनों वहां से निकल गए। आज बोला अच्छा अब रोना बंद करो, तुम ये कहने आई होगी कि कल तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है। तक्ष्वी खुशी से उछल पड़ी क्योंकि उसे याद आ गया था कि वह क्या बोलने आई थी। हाँ मैं यही बोलने आई थी। बुआ जी मुंह बनाकर बोली पर तुमने एग्जाम दी ही कब? ये सवाल सुनकर तक्ष्वी अपने दिमाग में जोर लगाने लगी, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आया तो उसने पपी फेस बनाकर आज को देखा। आज ने सिर्फ इतना कहा दिया था। तक्ष्वी बोली मैं न्यू स्कूल जाऊंगी, मुझे भी सनशाइन जाना है। श्रेयांशी भी सनशाइन में ही पढ़ाई कर रही थी और अद्विता का एडमिशन भी सनशाइन में होने जा रहा था। आज उसे घूरते हुए बोला तुम है लगता है ऐसे उटपटांग नंबरों से तुम सनशाइन में जा पाऊंगी? तक्ष्वी हैरान होकर आज का मुंह देखने लगी। जीत जिसके हाथ में एक फाइल्स था, वो बोला कभी अच्छे नंबर मिले हैं, इन्हें सेकंड आई है। ये सुनकर सभी तक्ष्वी को घूरने लगे। तक्ष्वी सर खुजाते हुए बोली रिजल्ट तो कल आने वाला था। तश्वी बोली लेकिन तुम्हारा रिजल्ट आज आ गया, ना पढ़ाई करने का नतीजा है ये सब। तक्ष्वी मुंह बनाकर खड़ी थी फिर रोते रोते बोली मुझे सनशाइन में ही जाना है। बुआ जी बोली ऐसे नंबरों से कौन सनशाइन क्या है आज तक? तक्ष्वी वापस रोने लगी। आज परेशान होकर बोला अच्छा ठीक है चली जाना वही पढ़ने के लिए। तक्ष्वी यह सुनकर खुश हो गई। एक का आकर हॉस्पिटल के बाहर रुकी। वहां से अद्विता और पलक बाहर आई और हॉस्पिटल के अंदर चली गई। वो एक कमरे गई तो वहां चारों तरफ खिलने थे, लेकिन वहां कोई भी नहीं था, जो देखकर अद्विता परेशान हो गई और आवाज देते हुए बोलने लगी अवी अवी। अद्विता को इतने परेशान होता देखकर पलक बोली शांत हो जा, यही कही होगा। तभी पीछे से एक प्यारी सी आवाज आई मम्मा। अद्विता पीछे मुड़ी तो वहां होठों पर बड़ी सी मुस्कान लिए एक नस का हाथ पकड़कर खड़ा बच्चा दौड़कर आकर अद्विता से लिपट गया। अद्विता ने उसे कसकर गले लगा लिया तो वह बच्चा भी खुश हो गया। पलक उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। वो बच्चा हाल फिलहाल में ही 3 साल का हुआ था। उसकी भूरी चमकती आंखें और आंखों में हल्की सी नीले रंग की झलक उसकी आंखों को बहुत खूबसूरत बना रहा था। वो बच्चा थोड़ा दूर होकर नाराजगी से बोला आप परी को शादी के लिए लेकर गए थे और मुझसे मिलने तक नहीं आए, आप मुझे प्यार नहीं करती ना? अद्वैता बोली ऐसा कुछ नहीं है बच्चा, आप बहुत बीमार रहते हो ना, इसलिए आपको नहीं लेकर गई थी। अद्वैता के आंखों से आंसू आते देखकर अवि ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से अद्वैता के आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा अरे अरे हम मजाक कर रहे थे। ये कहकर अद्वैता के गले लग गया। पलक बोली ओ कितना क्यूट बच्चा है और समझदार भी, आडू तुम बहुत ज्यादा लकी हो। अद्वैता मुस्कान के साथ बोली वह तो मैं हूं। पलक को किसी का कॉल आ गया तो वह अपना नंबर अद्वैता को देकर वहां से चली गई। नज अद्वैता से बोली अद्वैता जी आपने इस माउथ के पैसे नहीं दिए। अद्वैता को याद कि उसे पैसे देने हैं, लेकिन अब तो अधिराज मित्तल के घर काम भी नहीं करती थी, उसे पैसे कहाँ से मिलेंगे। हवेली तक पहुंचते पहुंचते उसका समय यही सोचने में लग गया कि वो पैसे कहाँ से लाए। वो जब तक घर पहुंची थी तब तक आज वहां से जा चुका था। वो अपने कमरे में गई तो रूक्ष बालकनी में खड़ा फोन पर किसी से बात कर रहा था। अद्वैता ने एक नजर रूक्ष को देखा फिर वॉशरूम में चली गई। बहुत देर तक सोचने के बाद उसने निर्णय लिया कि वह रूक्ष से पैसे की बात करेगी। ये सोचकर वह जाकर रूक्ष के पीछे खड़ी हो गई। रूक्ष फोन पर बात कर रहा था। उसे जब महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है उसने पीछे मुड़कर देखा। अद्वैता को अपने सामने देखकर वह थोड़ा हैरान हुआ, फिर कॉल कट कर बोला क्या हुआ, कोई बात थी? अद्वैता ने हाँ में सर हिलाया फिर ना में सर हिलाकर नजरें नीचे कर लिया। वो मन में बोली कितना अजीब लगेगा उनसे पैसे मांगना, पता नहीं रूक्ष जी मेरे बारे में क्या समझेंगे। कैसे कहूं पैसे के बारे में, एक बार पति है सोचकर मांग भी लूं, लेकिन हमारे बीच पति पत्नी वाला कोई संबंध बना ही नहीं। क्या समझेंगे रूक्ष जी मेरे बारे में कि मैं पैसों। रूक्ष आंखें छोटी कर अद्वैता को देख रहा था। वो बोला कुछ चाहिए मुझे? अद्वैता ने हाँ में सर हिला फिर ना में सर हिलाया। रूक्ष अपना एक आईब्रो ऊपर कर कोल्ड वॉइस में बोला बताऊं क्या चाहिए? अद्वैता नजरें नीचे कर ही बोली वो। अक्ष सोफे पर बैठकर गेम खेल रहा था। श्रेयांशी उसे पास जाकर बोला अपना कार्ड देना। अक्ष बोला कौन सा कार्ड? आधार कार्ड। श्रेयांशी उसे घूरने लगी। वही अक्ष हंस रहा था।
श्रेयांशी बोली नहीं बैंक कार्ड। अक्ष उछल कर खड़ा होकर बोला क्यों दूंगा मैं तुम्हें अपना कार्ड। श्रेयांशी बोली बीबी हूं तुम्हारी इसलिए। अक्ष बोला देखो कमरा हमारा हो सकता है, घर हमारा हो सकता है, परिवार हमारा हो सकता है, लेकिन मेरा कार्ड मेरा है। मैं खुद भाई के पैसों पर ऐश करता हूं और अपने पैसे संभाल कर रखता हूं और तुम मुझे मेरे पैसे छीनने आई हो। पैसे तो तुम भी कमाती हो, जाऊं जाकर अपने पैसे उड़ाओ। श्रेयांशी उसे घूर रही थी। वो बोली मेरा कार्ड रहता तो तुमसे मांगती क्या, मेरा कार्ड खो गया है इसलिए तो तुमसे मांग रही हूं। अक्ष बोला मैं नहीं दे रहा, अपने पापा से मांग लो। श्रेयांशी गुस्से में बोली उनसे क्यों मांगू मैं, शादी क्या है ने तुमने तो पैसे तो तुम्हें ही देने होंगे, देखो नहीं दिया तो जीजू से बोल सकती हूँ। अक्ष 2 कदम पीछे होकर भाई का नाम लेकर ब्लैकमेल कर रही हो, तुम्हें क्या लगता है मैं डर जाऊंगा। अक्ष ने मुंह बनाकर दिल पर पत्थर रखकर कार्ड को श्रेयांशी के साथ पर रखकर कहा वह तो मैं सम्मान करता हूं उनका इसलिए। श्रेयांशी सी कार्ड लेकर वहां से जाते हुए मन में बोली अब तो तुम कंगाल होने वाले हो मिस्टर हस्बैंड। रूक्ष सख्त आवाज में बोला बताऊं। अद्विता सहम गई और आंखें बंद कर एक सांस में ही बोल उठी वो मुझे पैसे चाहिए थे, क्या मिल सकते हैं, नहीं देना तो भी कोई बात नहीं। अद्विता ने जब रूक्ष का कोई जवाब नहीं सुना उसने एक आंख खोलकर समाने देखा। रूक्ष ने एक ब्लैक कार्ड अद्विता की तरफ बढ़ा दिया था। अद्विता ने दूसरी आंख खोलकर रूक्ष को देखकर कहा आपको नहीं जानना मुझे पैसे क्यों चाहिए। रूक्ष बोला ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है, कुछ भी करो कोई तुमसे सवाल नहीं करने वाला, मैं भी नहीं। रूक्ष ने अद्विता के हाथ पर वह कार्ड रखा और अद्विता के फोरहेड पर हल्का किसकर वहां से चला गया। अद्विता शौक होकर वही खड़ी रह गई। अगर सब कुछ मेरा है तब तो मैं कितनी अमीर हूं। वो मुस्कान के साथ बोली कितने अच्छे हैं रूक्ष। देशवाल हवेली आने के बाद अद्विता धीरे धीरे पहले की तरह चुलबुली सी आडू बनने लगी थी, शायद यहां मिले प्यार की वजह से। श्रेयांशी की कार आकर एक कार शॉप के बाहर रुकी। श्रेयांशी जल्दी से बाहर आई और खुशी से अंदर गई। एक लड़का सर झुकाकर सम्मान के साथ बोले कहिए माम क्या देखना चाहेगी आप। श्रेयांशी तुनक कर बोली कपड़े देखने थे। उस लड़के ने हैरान होकर श्रेयांशी की आंखों में देखा तो श्रेयांशी चिढ़ते हुए बोली कास्टो में कर देखने ही आऊंगी ना। वो लड़का श्रेयांशी की बात सुनकर सकपका गया और नजरें नीचे कर लिया। श्रेयांशी मुंह बनाकर बोली अच्छा छोड़ो, इस शॉप की सबसे महंगी का दिखाओ मुझे। लड़का आगे की तरफ इशारा कर बोला हाँ जरूर ये। श्रेयांशी उस लड़के को बीच में टोक कर बोली अच्छा छोड़ो मुझे पसंद आ गया, ये कार्ड लो और पेमेंट करो। वो लड़का हैरान था, सभी लोग का को पहले देखते हैं फिर पसंद करते हैं, लेकिन श्रेयांशी को तो बस महंगी का ऐसे ही ले जाना था। लड़के ने कार्ड की तरफ देखकर कहा सॉरी मैम आपसे पैसे नहीं ले सकते, आप का लेकर जा सकती हैं। श्रेयांशी हैरान होकर बोली क्या, लेकिन मैंने तो पेमेंट किया ही नहीं। वो लड़का मुस्कान के साथ बोला जरूर नहीं है माम, आपके हाथ में जिसका कार्ड है वो इस शॉप के ओनर हैं तो पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। श्रेयांशी यह सुनकर मुंह बनाकर मन में बोली मैं तो इसके पैसे खर्च करने आई थी, फ्री के काका मैं क्या करूंगी। श्रेयांशी गुस्से में बोला तो रखो अपना का आपने पास, मुझे नहीं चाहिए। वो लड़का हैरान होकर श्रेयांशी को पैर पटकते हुए जाते देखने लगा। श्रेयांशी वापस का में बैठी और का आकर दूसरे का शॉप में रुकी। उसे पता चला वह भी की शॉप है। वो उसे छोड़कर दूसरे शॉप के लिए निकल गई। तभी एक शॉप के बाहर आकर का रुकी। श्रेयांशी मुंह बनाकर वहां के स्टफ से बोली यह भी की शॉप है। वो लड़की मुस्कान के साथ बोली नो मैम, ये शॉप जायसवाल इंडस्ट्री के अंदर आता है। श्रेयांशी यह सुनकर खुश हो गई और बोली ग्रेट, चलो बताऊं सबसे महंगी का कौन सी है यहाँ की। वो लड़की कुछ बोलती उससे पहले ही श्रेयांशी उसे रोकते हुए बोली अच्छा छोड़ो, कार्ड लो और सबसे महंगी का मेरे नाम करो। लड़की से मुस्कुराते हुए ओके कहा और वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद लड़की वापस आई और कार्ड श्रेयांशी को वापस कर बोली पेमेंट हो गया है माम। श्रेयांशी खुशी से बोली कार्ड खाली हो गया है ना। वो लड़की कंफ्यूज्ड होकर बोली सॉरी मैम। श्रेयांशी बोली नहीं कुछ नहीं। नई कार लेकर श्रेयांशी खाने के लिए एक महंगे मॉल में जाकर शॉपिंग किया। फालतू की चीजें खरीद ली और मूवी देख ली, साथ में खाना भी खा लिया। लेकिन कार्ड के पैसे खत्म ही नहीं हो रहे थे। उसने अपने लिए हीरे मोती की अंगूठी, हार, पायल सब कुछ खरीद लिया था, लेकिन मजाल है जो पैसे खत्म हो। वो धक्कर सोफे पर बैठ गई और चिढ़ते हुए बोली कितने पैसे हैं ईर इसके पास, फिर भी अपने भाई का खाता है, कंजूस कहीं का। इतना खर्च क्या मैंने, फिर भी पैसे खत्म नहीं हो रहे हैं इसके।
एक काम करती हूँ, पहले पैसे कितने हैं देख लेती हूँ, तब एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे जल्दी पैसे खत्म कर सकते हैं। ये सोचकर वो खड़ी हो गई और एटीएम में पैसे देखने चली गई। काउंटर पर खड़ी लड़की बोली, सॉरी मैम, लेकिन एटीएम कुछ खराब है, आप मुझे कार्ड दीजिए और बताइए क्या हेल्प करूं। श्रेयांशी बोली, कार्ड में कितने पैसे हैं दिखना था मुझे। काउंटर पर खड़ी लड़की ने कार्ड लेकर कहा, ओके मैम। उस लड़की की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, उसकी नजर हट ही नहीं रही थी। श्रेयांशी बोली, क्या हुआ? लड़की ने स्क्रीन को श्रेयांशी की तरफ क्या तो श्रेयांशी धीमी आवाज में ध्यान से देखकर कहा, 1 2 3 4 10 15 20। श्रेयांशी झुंझलाते हुए बोली, अरे कितने शून्य हैं, मैं गिन भी नहीं पा रही। अद्विता नस को वो कार्ड दे देती है। 5 लाख का पेमेंट कर नस अद्विता को कार्ड वापस कर परेशान होकर बोली, पैसे का तो ठीक अद्विता जी, लेकिन बच्चे के इलाज का क्या? आपको पता चला डॉक्टर के बारे में? अद्विता उदास चेहरे के साथ ना में सर हिलाकर बोली, नहीं आशा जी, अब तक कुछ पता नहीं चला उनके बारे में। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वह डॉक्टर जैसे इस दुनिया में ही नहीं है। आशा जी अफसोस के साथ बोली, अद्विता जी, अगर आपने समय पर डॉक्टर को नहीं ढूंढा तो बच्चे की जान खतरे में आ जाएगी। यहाँ के डॉक्टर्स ने तो बच्चे को लेकर हाथ ही खड़े कर दिए हैं। आप प्लीज जल्दी कुछ कीजिए। अद्विता एक गहरी सांस लेकर बोली, अपने बच्चे के लिए कुछ भी करूंगी मैं। आशा जी, मैं उन्हें जरूर ढूंढ कर लाऊंगी। आशा मुस्कान के साथ बोली, मुझे विश्वास है आप अभी को कुछ नहीं होने देंगी। तक्षवी बिस्तर पर लेटे लेटे ड्राइंग कर रही थी। उसकी ड्राइंग काफी अच्छी थी। फिलहाल वो एक परी को ड्रॉ कर रही थी जो अंधेरी रात में चांदनी के नीचे खड़ी खूबसूरत चांद को देख रही थी। वो परी बालकनी में खड़ी थी। काफी खूबसूरत सा दृश्य बनाया था उसने। उसने कुछ सोचकर अपने कलम को सर पर मारा, फिर बोली, किसी चीज की कमी है क्या इसमें? तभी उसका फोन बजने लगा तो उसने कॉल उठाकर हेलो कहा। दूसरी तरह से एकांशी बोली, हेलो, में याद हुआ या मुझे भी भूल गई? सुना तुझे भूलने की बीमारी हो गई है। तक्षवी मुंह बनाकर बोली, बातें भूलने की बीमारी हुई है, नाम भूलने की नहीं। बता क्या भौंकने के लिए फोन क्या है? एकांशी एक्साइटेड होकर बोली, रिजल्ट लेने के बाद घूमने चले। तक्षवी आंखें छोटी कर बोली, क्यों, तुझे क्या रिजल्ट का डर नहीं है? एकांशी बोली, नहीं, ईर एग्जाम बहुत अच्छा गया है मेरा, रिजल्ट तो अच्छा ही होगा। तक्षवी बोली, हाँ वैसे पार्टी तो कर सकते हैं, मैं भी सनशाइन में जा रही हूँ। एकांशी हैरान होकर बोली, सनशाइन? पहले अपना रिजल्ट तो देख ले, पता है ना वहां सिर्फ वही बच्चे जा सकते हैं जिससे 80 जोड़ मिलता है। तक्षवी घमंड से बोली, हाँ लेकिन तू शायद भूल चुकी है मैं कौन हूँ। अगर मेरा बॉयफ्रेंड इतना बड़ा एग्जाम मेरे लिए घर पर रख सकता है, रिजल्ट ऑनलाइन आने से पहले ही मेरा रिजल्ट बता सकता है, वो क्या एक छोटे से कॉलेज में मेरा दाखिला नहीं कर पाएगा? एकांशी बोली, तेरा रिजल्ट आ गया है, कितने नंबर आए हैं तेरे? तक्षवी मुंह बनाकर बोली, मैं भूल गई, कोई ना कल पता चल जाएगा, बाय। एकांशी बोली, अच्छा कल घूमने जाना है, भूलना मत। तक्षवी मुंह बनाकर बोली, यही तो प्रॉब्लम है, मैं भूल जाती हूँ, तू कॉल कर याद दिला देना, बाय। एकांशी कुछ बोलती उससे पहले ही कॉल कट गया था। तक्षवी फोन रखकर बालकनी की तरफ चली गई। वो भूल ही चुकी थी कि वो ड्राइंग कर रही थी। तभी एक नौकरानी वहां आकर सम्मान के साथ सर झुकाकर बोली, छोटी मालकिन, आपको बड़ी मालकिन ने नीचे डिनर के लिए बुलाया है। तक्षवी में हाँ कहा तो नौकरानी वहां से चली गई। नीचे सभी तक्षवी का इंतजार करने लगे, लेकिन तक्षवी का तो जैसे कोई आता पता ही नहीं था। तक्षवी बोली, मैं देखकर आती हूँ। तक्षवी के कमरे में जाकर इधर उधर देखने लगी, लेकिन वहां कोई नहीं था। तक्षवी ने वॉशरूम में देखा तो वहां भी कोई नहीं था। तभी उसकी नजर बालकनी की तरफ गई। जब वो बालकनी की तरफ देखने के लिए गई तो दिखा तक्षवी पेट पकड़कर झूले में सो गई थी। तक्षवी के आंखों के आंसू सूख गए थे। उसका हमेशा खिला खिला रहने वाला चेहरा मुरझा गया था, जो देखकर तक्षवी के दिल में अजीब सा दर्द हो रहा था। वह तक्षवी के सर को सहलाने लगी। उसकी हमेशा मस्ती में झूमती बच्ची आज रो रही थी, वह भी सबसे छुपकर। भूखे पेट नींद ना आने वाली बच्ची आज सच में पेट के भूख को पेट में ही मारकर सो गई थी। तभी आदिश वहां आ गया। तक्षवी आदिश को देखकर नम आंखों से बोली, आदि, हमारी बच्ची के साथ ही यह सब क्यों हो गया? अभी तो हम संभाल लेंगे, लेकिन आगे का क्या? अक्ष पीछे से आते हुए बोला, अरे परेशान मत हो मम्मा, हम तो रहेंगे ही ना, और वैसे भी आगे आज उसका ध्यान रख लेगा। प्यार करता है, इतना तो कर ही सकता है। तक्षवी हैरान होकर अक्ष को देखने लगी। श्रेयांशी बोली, वह तो दुश्मन है ना तुम्हारा, फिर भी उसका गुणगान कर रहे हो।
अक्ष मुंह बनाकर बोला तुम ना मुझे बात मत करो, मेरे सारे पैसे उड़ा दिए तुमने। श्रेयांशी बोली तुम्हारे पैसे खत्म नहीं हो गए हैं जो तुम मुझे ऐसे सुना रहे हो। अक्ष मुंह बनाकर बोला लेकिन प्लानिंग तो तुमने उसी की थी ना। श्रेयांशी ने नजरें चुरा लिया तो अक्ष उसे घूने लगा। पैसे की बात आते ही अद्विता ने रूक्ष को देखा। उसने रूक्ष के कार्ड से आज पूरे 20 लाख खर्च किए थे, क्योंकि उसे अभी और परी के स्कूल के और हॉस्पिटल के पैसों के साथ नर्स को भी पैसे देने पड़े थे। ऊपर से वह पता नहीं और कितना खर्च करने वाली थी, क्योंकि अभी और परी के लिए दवाई भी चाहिए थी जो काफी महंगे आते थे। लेकिन अब तक रूक्ष ने उसे पैसों को लेकर एक शब्द तक नहीं कहा या पूछा था। अद्विता को बुरा लग रहा था, जो उस पर आंखें बंद कर भरोसा कर रहा था। वो उसे धोखा दे रही थी, उससे इतनी बड़ी बात छुपाकर बैठी थी। एकांशी मुस्कान के साथ देशवाल हवेली आई। तश्वी उसे देखकर बोली अरे एकांशी कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, बहुत अच्छा रिजल्ट है तुम्हारा तो। एकांशी मुस्कान के साथ बोली थैंक्स मासी। तक्षु कहाँ है? तश्वी बोली अपने कमरे में है। एकांशी वहां से सीधा तक्षवी के कमरे में चली गई। तक्षवी गेम कार्टून देख रही थी। एकांशी मुस्कान के साथ बोली तक्षु। तक्षवी एकांशी को वहां देखकर हैरान होकर बोली तुम यहाँ? एकांशी मुंह बनाकर बोली कल ही तो प्लान बनाया था घूमने जाने का। तक्षवी सर खुजाते हुए बोली ओ ऐसा क्या? ठीक है मैं अभी कपड़े बदल कर आती हूँ। रूक्ष अपने ऑफिस में बैठकर अपना काम कर रहा था, तभी एक लड़की अंदर आ गई। रूक्ष ने बिना उसकी तरफ देखे कहा कोई अपडेट? वो लड़की थोड़ा हड़बड़ा गई और फिर खुद को संभाल कर बोली बॉस वो लेडी बॉस कल हॉस्पिटल गई थी। रूक्ष ने सख्त नजरों से उस लड़की को देखा तो लड़की जल्दी से बोल उठी बॉस मुझे पता है अपने लेडी बॉस के ऊपर नजर रखने से मना क्या था, लेकिन कल मैंने उन्हें देखा तो। तभी धम की आवाज आई। रूक्ष ने घूरकर उस तरफ देखा, वही वो लड़की हैरान होकर उस तरफ देख रही थी। अक्ष जमीन पर मुंह के बल गिरा हुआ था, कमर पर हाथ रखकर कड़हाते हुए जमीन पर बैठकर बोला आहा मेरी कमर। अक्ष की नजर जब उस लड़की पर गई, वो मुस्कान के साथ बोला ओ हाय नताशा। वो लड़की अक्ष को देखते हुए ही बोली हेलो। अक्ष खड़ा होकर बोला कैसी हो? रूक्ष अक्ष को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। रूक्ष गुस्से में बोला यहाँ किस लिए आए हो? अक्ष सर खुजाते हुए याद करने लगा, फिर मुंह बनाकर बोला बादाम खाना पड़ेगा, आजकल यादाश्त कमजोर हो गई है। रूक्ष गुस्से में बोला कोई काम नहीं है तो दफा हो यहां से। अक्ष ने डांट खाकर मुंह बना लिया और वहां से जाने लगा। रूक्ष नताशा से कुछ बोलने लगा, तभी अक्ष वापस आकर बोला याद आ गया। रूक्ष ने एक नजर उसे घूरा फिर नामे सर हिला दिया। अक्ष मुंह बनाकर बोला आप मुझे इतना काम कैसे दे सकते हैं, मैं आपका प्यारा सा भाई हूं ना। रूक्ष उसे घूरते हुए बोला सीईओ होकर अब तक कितने काम क्या है तुमने, मैं तो हमेशा ही करता हूं ना, एक बार के लिए तुम नहीं कर सकते। अक्ष ये सुनकर रूखेपन से बोला मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप भी दूसरे भाइयों की तरह मुझे ऐसे कहेंगे। रूक्ष ये सुनकर थोड़ा हैरान हो गया, उसने क्या कुछ गलत बोल दिया था। रूक्ष बोला बात को कहां से कहां लेकर जा रहे हो, मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम भी चीजों को सीखो, क्योंकि मित्तल इंडस्ट्री तुम्हारे नाम होने वाली है, वहां सब कुछ तुम्हें ही करना होगा। अक्ष गुस्से में बोला अरे नहीं चाहिए ईर मुझे मित्तल इंडस्ट्री, मैंने उस चुड़ैल से शादी की सिर्फ आपकी वजह से, पैसों के लिए नहीं। आप ही रख लेना सब कुछ, बस मुझे एक चीज दे देना पहले ही तरह, वही अपनापन। ये कहकर वो वहां से चला गया। रूक्ष बस उसे देखता ही रह गया। नताशा ये सब देखकर हैरान थी। अक्ष और रूक्ष के बीच पहले कोई अनबन नहीं हुई थी, लेकिन आज ये सब हो क्या रहा था। सच में सही कहते हैं लोग, शादी के बाद रिश्ते बदल जाते हैं। अक्ष घर चला आया था। श्रेयांशी जो अपने कमरे में थी, वो अक्ष को आते देखकर दरवाजा बंद कर गुस्से में अक्ष बोली तुम पापा से क्या बोल रहे थे कि कंपनी जीजू के नाम कर दे? ऐसा क्यों? वो कंपनी मेरे नाम पर है, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मेरे पति को दिया जा रहा है और तुमने जीजू को कंपनी दे दी। अक्ष गुस्से में बोला तुम कहना क्या चाहती हो? श्रेयांशी बोली बस इतना ही कि वह कंपनी तुम्हारी है, तुम है वो कंपनी जीजू को देने की कोई जरूरत नहीं है। अक्ष गुस्से में बोला देखो मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, ये सब बोलकर तुम मुझे तुमसे नफरत करने पर मजबूर मत करो। ये कहकर वो स्टडी रूम में चला गया। एकांशी परेशान होकर बोली अरे पागल है क्या, क्लब क्यों लेकर आ गई? हम बच्चे हैं ईर, और यहाँ बुरे बुरे लोग भी आते हैं। तक्षवी बोली अरे अभी कुछ नहीं होता, शाम को बुरे लोग आते हैं, अभी तो शाम होने में 2 घंटे बाकी है, शाम होने से पहले पहले निकल जाएंगे। एकांशी भी मान गई।
और दोनों जाकर एक टेबल पर बैठ गए। वो जगह काफी महंगा और खूबसूरत था। उन दोनों ने नींबू पानी ऑर्डर किया क्योंकि बाकी सब तो शराब के अलग अलग फ्लेवर्स थे। वो दोनों बातें करने लगी। वहीं दूर सोफे पर बैठा एक लड़का तक्ष्वी को कुटिल मुस्कान के साथ देख रहा था। वो शराब का एक घूंट लेकर अपना जीभ होठों पर फेर कर बोला, आज बगीचे में नए फूल कहाँ से खिल गए, वो भी इतनी खूबसूरत। एकांशी बोली, ईर में वॉशरूम से आ रही तो यही रहना। तक्ष्वी ने हाँ कर दिया तो एकांशी वहां से चली गई। बस तभी वो लड़का सोफे से खड़ा होकर तक्ष्वी की तरफ बढ़ गया। वो जाकर तक्ष्वी के सामने बालो चेयर पर बैठकर मुस्कान के साथ बोला, हाय माई सेल्फ आकाश। तक्ष्वी ने उसे इग्नोर कर दिया तो आकाश तिरछी मुस्कान के साथ बोला, हाय ब्यूटीफुल। तक्ष्वी ने उसे घूर कर देखा। आकाश ने एक ड्रिंक तक्ष्वी की तरफ बढ़ाकर कहा, इसे ट्राई करो, बहुत अच्छा लगेगा। तक्ष्वी मुंह बनाकर बोली, मैं ड्रिंक नहीं करती। आकाश तिरछी मुस्कान के साथ बोला, करना भी नहीं चाहिए जान। तक्ष्वी आंखें छोटी कर आकाश को देखती है। आकाश मुस्कान के साथ बोला, ये फ्रूट्स ड्रिंक है, ट्राई कर लो, पता चल जाएगा। तक्ष्वी ने कुछ सोचकर उस ग्लास को अपने होंठ से लगा लिया और एक घूंट लेकिन देखा तो सच में वो ड्रिंक का भी अच्छा था। तक्ष्वी की नजर एकांशी पर गई तो वह एकांशी की तरफ चली गई, क्यों उसे उस आदमी के साथ रहना अजीब लग रहा था। वह जाकर एकांशी के पास खड़ी हो गई तो एकांशी बोली, क्या हुआ, वहां बैठने के लिए कहा था ना, यहाँ क्यों आ गई। तक्ष्वी याद करने की कोशिश करने लगी लेकिन उसे तो उस लड़के के बारे में भी कुछ याद नहीं आया। वो बोली, बस ऐसे ही बैठे बैठे बोर हो रही थी। आकाश तक्ष्वी के ग्लास को उठाकर अपने होठों से लगाकर 2 घूंट लेकर बोला, क्या नशा है तुम में ब्यूटी प्रिंसेस, बिना नशे वाले ड्रिंक को भी तुमने नशीला बना दिया। उस लड़के ने अपने एक दोस्त से एकांशी की तरफ इशारा कर कहा, तू कुछ देर के लिए उसे संभाल ले, मुझे उसकी दोस्त से काम है। वो लड़का तिरछी मुस्कान के साथ एकांशी की तरफ देखने लगा। वो लड़का एकांशी के पास जाकर बोला, हाय माई सेल्फ जय। एकांशी ने घूरकर उसे देखा तो जय बोला, अरे डरो मत, मैंने तुम्हें कहीं देखा था, हम बात कर सकते हैं। एकांशी ने तक्ष्वी का हाथ पकड़ लिया जो देखकर जय बोला, अकेले में। ये सुनकर एकांशी और तक्ष्वी ने एक दूसरे को देखा। जय बोला, डोंट वरी, हम यही बैठेंगे। तक्ष्वी बोली, ठीक, तू बात कर ले, मैं यही हूं। एकांशी और जय जाकर एक टेबल पर बैठ गए। जय घुमा फिरा कर कुछ भी बोले जा रहा था। आकाश ने जब देखा कि जय उस लड़की को वहां से लेकर गया है, वो तक्ष्वी को खींचकर एक कोने में ले जाता है। तक्ष्वी हैरान होकर बोली, क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। आकाश तिरछी मुस्कान के साथ बोला, छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है जान। तक्ष्वी गुस्से में छटपटाते हुए बोली, छोड़ो मुझे, तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूं। आकाश तिरछी मुस्कान के साथ बोला, वह भी पता कर लेंगे, पहले थोड़ा एंजॉय तो कर ले। तक्ष्वी गुस्से में आकाश के पैर पर मारकर बोली, छोड़ो। तभी ने जैसे ही दुर्बार अपने पैर को आकाश को मारने के लिए उठाया, उसके सर पर तेज दर्द हुआ, साथ में सीने पर भी। ऐसे तो तक्ष्वी के लिए आकाश को संभालना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसका शरीर अब कमजोर हो गया था। एक ऑपरेशन को महीना नहीं गुजरा था कि दूसरा ऑपरेशन हो गया था, ऊपर से उसकी यह भूलने वाली बीमारी। आकाश तक्ष्वी के होठों की तरफ बढ़ रहा था। तक्ष्वी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी, उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे। तभी जोरदार आवाज के साथ आकाश जमीन पर गिर पड़ा और कड़हाने लगा। वो उठ भी नहीं पा रहा था, दर्द से उसके आंखों में आंसू आ गए थे, उसके मुंह से भी खून निकल रहा। तक्ष्वी ने बिना देखे ही रोते रोते उस शख्स को कसकर गले लगा लिया था। एक जोड़ी लाल आंखें आकाश को बुरी तरह घूर रहा था। आवाज सुनकर जय और एकांशी भी उस तरफ आ गए थे। एकांशी तक्ष्वी को देख रही थी जो उस शख्स को कसकर गले लगाकर खड़ी रो रही थी। जय जमीन पर दर्द से कड़हा रहे आकाश को देख रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई उसकी मदद करने की, आखिर उसे भी मौत से डर तो लगता है। आकाश मुस्कान से आंखें खोलकर सामने देखकर खांसते हुए बोला, आखिर तुम हो कौन। वो बड़ी मुश्किल से खड़ा होने की कोशिश करने लगा, लेकिन पेट में तेज दर्द उठा और वापस जमीन पर गिरकर बोला, आह, ये लड़की लगती क्या है तुम्हारी। तक्ष्वी कसकर आंखें बंद कर रो रही थी। आज ने घूरकर जीत को देखा तो जीत ने जाकर आकाश को उठाकर उसके मुंह पर 2-4 मुक्के मारते हुए दांत पीचते हुए बोला, एम्प्रेस को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। एकांशी बार बार एक ही शब्द को मन में बोल रही थी, एम्प्रेस। जय भी यह सुनकर हैरान था। वो मन में बोला, एम्प्रेस एम्प्रेस कहकर तो सिर्फ उत्तराखंड की महारानी को बुलाया जाता है, क्या मतलब कि यह उत्तराखंड के महाराज हैं।
जय घुटनों के बल बैठकर गिरगिरते हुए बोला, कुंवर साहब हमें नहीं पता था कि यह कुंवर रानी साहब, माफ कर दीजिए। आकाश खांसते खांसते ही बोला, अरे क्यों गिरगिरा रहा है? उनके सामने हमने ना जाने कितने लड़कियां के साथ ये सब क्या है? अब तक कुछ नहीं हुआ तो अब क्या हुआ? जय गुस्से में बोला, आकाश अपना मुंह बनकर, तुझे उत्तराखंड के बारे में कुछ नहीं पता, राजपूताने के नियमों के बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे पता है। आकाश हंसते हुए बोला, महाराष्ट्र में रहकर उत्तराखंड के राजपूतों से रह रहा है, पागल तो नहीं हो गया? जय गुस्से में बोला, कहा ना चुप कर जा। कुंवर आज ने घुर कर जय को दड़ गया तो जय कांपने लगा और उसके शब्द उसके मुंह में ही रह गए। आज ने तक्षवी को गोंद में उठा लिया और अपने साथ लेकर चला गया। एकांशी खड़ी होकर यही सोच रही थी, कुंवर साहब, राजपूताने, उत्तराखंड, आखिर क्या चल रहा है ये सब? जीत एकांशी के सामने छुटनकी बजाते हुए बोला, हेलो, घर जाना है कि नहीं? एकांशी ने सोच में आकर इधर उधर देखा, फिर बोली, वो दोनों लड़के कहाँ गए? जीत मुस्कान के साथ बोला, जहां उन्हें जाना चाहिए, चलो चले। एकांशी ने हाँ में सर हिलाया और जीत के साथ चली गई। तक्षवी खिड़की से बाहर देख रही थी। आज ने एक चॉकलेट उसके आगे कर दिया। तक्षवी ने चॉकलेट को एक नजर देखा, फिर आज के हाथ को पकड़कर उसके हाथ पर बीते कर लिया। आज तक्षवी को ही देख रहा था। तक्षवी ने पूरे जोर से आज के हाथ पर काट लिया, फिर छोड़कर उसे कंधे पर अपना सर रख दिया। आज के हाथ पर खून उठाया था। का आकर एक जगह रुकी तो तक्षवी उदास आवाज में बोली, घर आ गया। आज ने कुछ नहीं कहा। तक्षवी मन मारकर का दरवाजा खोलकर नीचे उतरी तो ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे पर आ लगी। उसने हैरानी से सामने देखा तो सामने खूबसूरत सा सागर था। शाम होने की वजह से वहां लाइट चमक रही थी। वही हल्की रोशनी में सागर और ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। तक्षवी के होठों पर मुस्कान आ गई। आज भी उसे खुश देखकर मुस्कुराने लगा। तक्षवी वहां बहुत एंजॉय कर रही थी। अद्विता और श्रेयांशी बैठकर बातें कर रहे थे। वो दोनों मित्तल हवेली आए हुए थे। श्रेयांशी बोली, तेरा तो अब अच्छा ही है, घर की बड़ी बहू है। कल दादी बुआ जी मुझे कह रही थी तेरे से सम्मान के साथ बात करूं। अद्विता बोली, दी अब दादी बुआ जी की बातों की दिल पर क्यों ले रही है? श्रेयांशी तुनक कर बोली, क्यों, जब दादी बुआ तुझसे ऐसे कहती तुझे अच्छा लगता। अद्विता थोड़ा सहम गई। श्रेयांशी बोली, तुझे तो सब कुछ अच्छा ही मिला है, रूक्ष जीजू कितने अच्छे हैं, लेकिन वो अक्ष इतना बड़ा हो गया है, फिर भी बच्चकानी हरकतें करता है, इतने लड़कियां के साथ चक्कर चल रहा है उसका। श्रेयांशी की बातें सुनकर अद्विता को अजीब लग रहा था। श्रेयांशी खड़ी होकर बोली, नौकरानी से तू महारानी बन गई और मैं रानी नौकरानी। ये कहकर वो वहां से चली गई। अद्विता ये सब सुनकर उदास हो गई और अपने ही सोच में गुम हो गई। अधिराज मित्तल ने जब श्रेयांशी को ऐसे देखा, वह हैरान हो गए। उनकी बेटी कभी ऐसे बात नहीं करती थी। अधिराज मित्तल श्रेयांशी के पास जाकर बोले, श्रेया, तुम ये सब कैसी बातें? श्रेयांशी अधिराज मित्तल की बातों को बीच में काटकर बोली, पापा प्लीज मुझे मत सिखाए, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूं, सो प्लीज। श्रेयांशी वहां से चली गई। क्लब के एक प्राइवेट रूम में अक्ष किसी राजा की तरह सोफे पर बैठकर ड्रिंक के ऊपर ड्रिंक कर रहा था। वहां बहुत सारी लड़कियां उसके चारों तरफ घूम रही थी, पर अक्ष का ध्यान सिर्फ शराब पीने में था। तभी रूम का दरवाजा खुला। अक्ष ने एक नजर भी उस तरफ नहीं देखा। वही लड़कियां उस तरफ देखकर हैरान थी। रूक्ष खा जाने वाली नजरों से उन लड़कियां को एक नजर देखता है तो सभी लड़कियां अक्ष को छोड़कर साइड में खड़े हो जाते हैं। वो सभी डर से कांप रहे थे। रूक्ष अक्ष के सामने वाले सोफे पर किसी राजा की तरह बैठकर अपने रोबीले आवाज में बोला, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? अक्ष झूठी हंसी के साथ रूक्ष के आंखों में देखकर रूखेपन से बोला, नाचने आया था, आप भी नाच लो। रूक्ष ने घूरकर आपने भाई देखता है, फिर वापस अपने कोल्ड वॉइस में बोलता है, चलो यहां से। अक्ष झूठी हंसी के साथ ताना मारते हुए बोला, कहा जिस घर को छोड़कर आपके पीछे पीछे विदेश चला गया था, जहां ना प्यार था ना सुकून। रूक्ष आंखें छोटी कर बोला, कहना क्या चाहते हो? तुमने मेरे लिए क्या क्या कुर्बान किया है? अक्ष मुस्कान के साथ शराब का एक घूंट लेकर बोला, साला आज ये शराब भी सर पर नहीं चढ़ रहा। रूक्ष ने एक लड़की को उंगली के इशारे से पास बुलाया और ड्रिंक बनाने के लिए कहा। वो लड़की कांपते हाथों से ड्रिंक बनाकर रूक्ष की तरफ बढ़ा देता है। एक के बाद एक ग्लास खत्म कर रूक्ष उन लड़कियां को वहां से जाने का इशारा करती है। रूक्ष और अक्ष दोनों ही नशे में थे, लेकिन दोनों ही रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और शराब पीते जा रहे थे।
ऋषि और एकांश जो बाहर खड़े थे कुछ देर इंतजार करने के बाद अंदर चले जाते हैं। उन दोनों को नशे में देखकर दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर अक्ष और रूक्ष को लेकर उन दोनों कार में बैठाकर घर भेज देते थे। रात के 12 बज गए थे, सभी सो गए थे। रूक्ष कपड़े में आकर अपना कोट खोलने लगता है। अद्विता टेबल पर खाना सजाकर रूक्ष के इंतजार कर रही थी। रूक्ष आते ही बोला, प्रिंसेस घर आ गई थी ना? अद्विता बोली, हाँ वह तो 7 बजे ही आ गई थी। रूक्ष ने हाँ में सर हिलाया और वॉशरूम में जाकर शावर के नीचे खड़ा हो गया। अद्विता सोफे पर बैठकर वॉशरूम के दरवाजे को देखने लगी और रूक्ष के आने का इंतजार करने लगी। अक्ष जब कमरे के अंदर आया, कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। वह लाइट देने के लिए गया तो जाकर बिस्तर के ऊपर गिर गया। बिस्तर पर सुकून से सो रही श्रेयांशी उछलकर खड़ी होकर चिल्ला उठी, भूत भूत। अक्ष ने टेबल लैंप को जला दिया तो श्रेयांशी अक्ष को देखकर शॉक हो गई। वो चिल्लाते हुए बोली, यह क्या भूतों की तरह इधर उधर घूम रहे हो? अक्ष अपने लड़खड़ाती जुबान से बोला, भूत? इतना हैंडसम सा शख्स तुम्हें भूत नजर आता है? श्रेयांशी उसे घूरते हुए बोली, तुमने शराब पी है? अक्ष लड़खड़ाती आवाज में बोला, शराब नहीं तो। श्रेयांशी चिढ़ते हुए बोली, अब झूठ भी बोल रहे हो? अक्ष लड़खड़ाती आवाज में बोला, नहीं नहीं तो मैंने शराब नहीं पी, मैंने तो थोड़ा ड्रिंक किया है। श्रेयांशी ने ना में सर हिला दिया और गुस्से में कहा, चलो बिस्तर से नीचे उतरो और वहां जाकर सो जाऊं। अक्ष पूरे बिस्तर पर फैल गया और बोला, क्यों जाऊं, यह मेरा कमरा है, मेरा बिस्तर है। फिर एक मुस्कान के साथ बोला, तुम भी तो मेरी हो। ये सुनकर श्रेयांशी शॉक हो गई और अक्ष को देखने लगी। उसके गाल लाल हो गए थे। अक्ष सो गया था। श्रेयांशी ने अक्ष से नजरें हटाकर सोफे की तरफ देखा और मुंह बनाकर बोली, कल काम पर जाना है, यहां सो लिया तो नींद तो दूर की बात है, झपकी तक नहीं आने वाली। ये सोचकर अक्ष को दूसरी तरफ धकेलकर वो एक तरफ सो गई। रूक्ष कपड़े बदलकर बाहर आया तो अद्विता बोली, खाना खा लो। अद्विता की तरफ एक नजर देखकर रूक्ष ने बिस्तर को देखा, फिर कहा, भूख नहीं है मुझे। वो जाकर बिस्तर के एक तरफ सो गया, जो देखकर अद्विता ने खाने की तरफ देखा। फिर ना में सर हिलाकर वह भी लाइट बंद कर बिस्तर के एक तरफ जाकर सो गई। सोने को कुछ देर हुए ही थे कि नशे में आकर रूक्ष ने अद्विता को अपने करीब कर लिया और अद्विता शॉक होकर सामने देखने लगी। उसके गाल लाल हो चुके थे। रूक्ष उसे कमर से पकड़कर अपने करीब कर नशे में ही बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अब से नहीं, तब से जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। तुम्हारी वह आंखें, आंखों में वह मासूमियत और तुम्हारे होठों का कांपना, मुझे देखकर तुम्हारे मुझे नजरें चुराना, सब कुछ मुझे तुम्हारी तरफ खींच रही थी। मैं कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं? ये सब सुनकर अद्विता को बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो रूक्ष के एक एक बात को सोचकर मुस्कुरा रही थी। तभी उसकी आंखें हैरानी से खुल गई। क्या जो वह सुन रही थी वह सच था? रूक्ष नशे में उसका नहीं, किसी और लड़की का नाम ले रहा था। रूक्ष नशे में बोलने लगा, आई लव यू मुक्ता, आई रियली लव यू। यह एहसास होते ही अद्विता झट से रूक्ष से दूर हो गई और रोते रोते बालकनी में चली गई और झूले पर बैठकर रोने लगी। कितनी बदकिस्मत थी, वो नौकरानी से महारानी बन तो गई, लेकिन राजा के दिल की रानी नहीं बन पाए। इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है एक लड़की की जिंदगी में। थोड़ी मुस्कुराने क्या लगी, भगवान ने उसे रोने की और एक वजह दे दी। सूरज की किरणें खिड़की से आते हुए रूक्ष के चेहरे पर गिरी। अद्विता जो अभी वॉशरूम से बाहर आई थी, रूक्ष के चेहरे को देखकर कुछ पल के लिए रुक सी गई। वह रूक्ष की तरफ बढ़ गई और उसके चेहरे को छूते हुए मन में बोली, अगर आप किसी और से प्यार करते थे तो मेरे से शादी क्यों? तभी रूक्ष ने एक झटके से अद्विता को अपनी तरफ खींचकर उसे अपने करीब कर बोला, चुपके चुपके प्यार जताने से अच्छा सामने से क्या करो। अद्विता रूक्ष के आंखों में देख रही थी। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, इनके आंखों में मेरे लिए प्यार तो दिखता है, तो फिर कल वह लड़की। ये याद आते ही अद्विता रूक्ष से दूर होने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ो मुझे बहुत काम है। रूक्ष अद्विता को अपने और करीब कर बोला, अरे काम करने के लिए बहुत लोग हैं यहाँ। अद्विता छटपटाते हुए बोली, छोड़ो मुझे। रूक्ष की आंखें छोटी हो गई। वह अद्विता को वापस अपने करीब कर उसके आंखों से आंसू पोंछते हुए बोला, यह आंसू किस लिए? रूक्ष अद्विता के आंखों में देखते हुए बोला, बताऊं हुआ क्या है? अद्विता रूक्ष के केंद्र से आजाद होकर वहां से जाते हुए बोली, कुछ नहीं। अद्विता से भागते हुए जाकर श्रेयांशी से टकरा गई। श्रेयांशी अद्विता के आंखों में आंसू देखकर फिक्रमंद होकर बोली, आडू क्या हुआ है?
अद्विता श्रेयांशी के गले लगकर रोने लगी। तिक्षवी सुकून से सो रही थी, तभी उसका फोन बजने लगा। नींद में ही फोन उठाकर बोली हेलो। दूसरी तरफ से एकांशी एक सांस में बोल उठी, कल घर कब पहुंची थी? उन दोनों लड़कों के साथ आज ने क्या क्या पता है? कल के बारे में घर वालों को बताया? कुछ कहा क्या उन्होंने? बताना, क्या हुआ कल? तिक्षवी झुंझलाते हुए बोली, तू चुप होगी तब कुछ बोलूं ना। एकांशी बोली, सॉरी। चल बोल। तिक्षवी मुंह बनाकर बोली, पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा तू किस बारे में बात कर रही है। कल क्या हुआ था? एकांशी ने अपना सर पिट लिया, फिर पूरी बात तिक्षवी को एक्सप्लेन की तो तिक्षवी एक्साइटेड होकर बोली, मैं अभी मिस्टर बॉयफ्रेंड से पूछती हूँ, उसने उस लड़के के साथ क्या क्या है। एकांशी बोली, वैसे तुझे पता है क्या उत्तराखंड का कुछ राजपूताना और कुंवर साहब के बारे में? तिक्षवी उदास होकर बोली, कुछ पता था भी तो मैं भूल गई। एकांशी बोली, कोई ना, तू पूछ ले उन लड़के के बारे में। तिक्षवी ने ओके कहकर कॉल कट किया, फिर भूल ही गई कि उसे आज को कॉल करना था। वो बालकनी में जाकर खड़ी होकर आसमान में उड़ से पक्षियों को देखकर मुस्कुराने लगी। अद्विता की बातों को सुनकर श्रेयांशी हैरान थी। कल उसका मूड खराब था तो वो कुछ भी बोल रही थी, लेकिन वो अद्विता से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। श्रेयांशी गुस्से में बोली, रुक, मैं अभी इस बारे में उन्हें पूछकर आती हूँ। अद्विता श्रेयांशी का हाथ पकड़कर बोली, नहीं प्लीज, मैं इतना बड़ा सच उनसे छुपा रही हूं, तो वह भी मुझे कुछ छुपा रहे हैं तो मैं सवाल करने वाली होती कौन हूं। श्रेयांशी सोच में पड़ गई। हाँ ये सच था, लेकिन पता करना भी जरूरी था। वो बोली, ठीक है, जीजू से नहीं पूछते लेकिन सब अंदर से तो पूछ सकते हैं, मैं अभी आती हूँ। श्रेयांशी अंदर गई तो देखा अक्ष अभी भी सुकून से सो रहा था, जो देखकर श्रेयांशी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। श्रेयांशी दांत पीचते हुए मन में बोली, हम दोनों के रातों की नींद हराम कर ये दोनों भाई ऐश फरमाते हैं, अभी दिखाती हूँ। ये सोचकर पानी उठाकर अक्ष के चेहरे पर डाल दिया। अक्ष चिल्लाते हुए बिस्तर पर बैठ गया। बारिश। अक्ष बिना आंखें खोले नींद में ही बोला, अभी भी रात ही हो रही है क्या? चारों तरफ अंधेरा है। श्रेयांशी यह सुनकर गुस्से में अक्ष के ऊपर पिल्लो फेंका बोली, रात की उतरी नहीं है क्या? अक्ष ने मुश्किल से अपनी आंखें खोलकर मुंह बनाकर बोला, चुड़ैल कहीं की, मैं सुकून से सो रहा था, मेरा सुकून तुमसे देखा नहीं जाता क्या? श्रेयांशी गुस्से में बोली, सुकून से सो क्यों रहे हो? सुकून से मर जाओ ना, मुझे भी शांति मिलेंगी। अक्ष तुनक कर बोला, क्यों, मुझे मारकर अरहान से शादी के सपने सजा रही हो? श्रेयांशी गुस्से में बोली, तुम्हारा दिमाग चलता भी है या चलते चलते तुम्हें छोड़कर ही चला गया है? अक्ष ने घूरकर श्रेयांशी को देख रहा था, फिर वॉशरूम की तरफ जाते हुए बोला, चलो हतो, मुझे शावर लेना है। श्रेयांशी की बात सुनकर अक्ष के कदम वही रुक गए, उसकी आंखें छोटी हो गई। श्रेयांशी वापस से बोली, बताऊं, जीज की जिंदगी में पहले से कोई लड़की है ना? अक्ष वही खड़ा था। श्रेयांशी वापस से बोली, जिसका नाम मुक्ता है। अक्ष ये नाम सुनकर पीछे मुड़कर गुस्से में बोला, अगर तुम लोगों की पास्ट से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेना देना नहीं है, तो तुम लोगों को हमारी पास्ट से क्यों प्रॉब्लम हो रही है? श्रेयांशी गुस्से में बोली, सिंपल सा क्वेश्चन था, जवाब देने की जगह भाषण क्या दे रहे हो? अक्ष भी गुस्से में बोला, समझा रहा हूं, समझ जाऊं, जीतना ये परिवार सिंपल दिखता है उतना है नहीं, मस्त मौला रहता हूं, इसका मतलब यह नहीं पावरफुल नहीं हूं। ये कहकर वो वहां से चला गया। श्रेयांशी चिढ़ते हुए बोली, क्या पूछा था, क्या बोलकर चला गया ये बेवकूफ? अद्विता कॉफी लेकर रूक्ष के पास गई। रूक्ष कॉफी हाथ में लेकर दूसरे हाथ से अद्विता को अपनी तरफ खींचकर उसे कमर से पकड़कर कहा, नाराज हो? अद्विता खुद को चुराने की कोशिश करते हुए बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। रूक्ष आंखें छोटी कर बोला, तो तब रो क्यों रही थी? अद्विता बोली, नहीं मैं नहीं रो रही थी। रूक्ष थोड़ी देर रुककर बोला, क्या इसलिए नाराज हो क्यों मैं तुम्हारे करीब आने ओ कोशिश? अद्विता ने आंखें बड़ी कर रूक्ष के आंखों में देखा, फिर नजरें नीचे कर कहा, ऐसा कुछ नहीं है। रूक्ष को धीरे धीरे गुस्सा आने लगा था। वह तेज आवाज में बोला, अगर कोई बात ही नहीं है तो रो क्यों रही हो? अद्विता ने डर से अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, जो देखकर रूक्ष ने आंखें बंद खुद को कंट्रोल कर कहा, आज तुम्हारे कॉलेज का पहला दिन है ना? अद्विता ने हाँ में सर हिला दिया तो रूक्ष बोला, मैंने कुछ कपड़े मंगा लिए हैं, देख लेना अच्छा है कि नहीं। ये कहकर वो वहां से चला गया। अद्विता बस उसे जाते हुए देखने लगी। उसके आंखों में नमी थी। रूक्ष को उसके हर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता है, भला उसकी लाइफ में कोई और क्यों होगी। सभी ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे।
तश्वी बोली, अरे अद्विता कहाँ है? आज उसके कॉलेज का पहला दिन भी तो है ना? तभी सभी की नजर सीढ़ी से नीचे उतर रही अद्विता पर गई। अद्विता नजरें नीचे कर ब्रेकफास्ट टेबल की तरफ बढ़ रही थी। रूक्ष एक टक अद्विता को देख रहा था। तश्वी खुशी से बोली, वाह भाभी, आप तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। अद्विता हमेशा पटियाला सूट और साड़ी पहनती थी, लेकिन रूक्ष उसके लिए जो ड्रेस लेकर आया था वहां पटियाला सूट की जगह ये था, तो उसे पहना ही पड़ा। सच में वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। व्हाइट कलर का कॉटन फैब्रिक अप डाउन कुर्ता विद ब्लू जीन्स। मैं इंस्टा पर ड्रेस की फोटो डाल दूंगी, देखना चाहे तो देख सकते हैं। माई इंस्टा आइड निसायन शिखरीवी। अद्विता आकर आपने चेयर पर बैठ गई। तश्वी एक्साइटेड होकर बोली, क्या मैं भी भाभी के साथ कॉलेज जा सकती हूँ? मैं भी तो वही पढ़ने जाऊंगी, तो एक बार घूम लूंगी। तश्वी ने आदिश की तरफ देखा। अद्विता भी यह सुनकर खुश थी, क्योंकि उसके लिए भी वह नई जगह थी। आदिश कुछ देर बाद बोला, ठीक है। तश्वी खुश होकर नए कपड़े पहनने के लिए चली गई। सनशाइन यूनिवर्सिटी। ब्लैक कलर की रोज रॉयस आकर वहां रुकी और वहां से तश्वी और अद्विता बाहर निकली। सभी का ध्यान सिर्फ उन दोनों पर था। वो दोनों अंदर आने लगे। दोनों की आंखों चमक थी। सच का भी खूबसूरत थी यह यूनिवर्सिटी। 7-8 लड़के बैठकर बातें कर रहे थे। तभी एक लड़के ने उन दोनों की तरफ देखकर कहा, क्या बात है, इतनी खूबसूरत अप्सराएं आ रहे हैं आजकल कॉलेज में। बाकियों ने भी उस तरफ देखा। एक लड़का तिरछी मुस्कान के साथ बोला, खूबसूरत तो है लेकिन इन दोनों सा खूबसूरत कोई नहीं। दूसरा लड़का बोला, तो यहां रहने का क्या फायदा, चलते हैं। ये कहकर सभी लड़के तश्वी और अद्विता को घेर कर खड़े हो गए। तश्वी ने उन लोगों को घूर देखा तो एक लड़का तिरछी मुस्कान के साथ बोला, हाय जान, ऐसे मत देखो, तुम्हारे करीब आने के दिल तड़पने लगेगा। अद्विता ने यह सुनकर तश्वी को अपने पास खींच लिया। तश्वी दांत पीछते हुए बोली, दिल नहीं, तुम खुद तड़पने वाले हो अगर तुम्हारे बारे में मेरे घर में पता चल गया। दूसरा लड़का आंखें छोटी कर बोला, अभी तुम बच्ची हो, औकात में रहकर बात क्या करो। तश्वी गुस्से में बोली, मैं औकात इतनी है कि तुम्हारे पूरे को नरक भेज सकती हूँ। जाने दो हमें, इस कॉलेज में ये सब करना नियम के खिलाफ है, पता है ना। तीसरा लड़का मुस्कान के साथ बोला, अभी अभी आई हो और पता भी लगा लिया कि यहाँ क्या क्या चलता है क्या नहीं। खैर, हम ऐसे ही किसी के साथ ये सब नहीं करते, लेकिन तुम दोनों इतनी खूबसूरत हो कि हम खुद को रोक नहीं पाया। चलो अब हमें से सबसे हैंडसम लड़के को तुम किस करो, वह भी। वो लड़का अपने होठों पर उंगली रखकर बोला, यहाँ। तश्वी गुस्से में उस लड़के को घूर रही थी। एक लड़का नाराजगी से बोला, क्या तेज, सबको पता है यहाँ सबसे है हैंडसम तू ही है। तश्वी हंसते हुए बोली, यह और सबसे हैंडसम, तब तो काफी बोरिंग यूनिवर्सिटी होगी यह। सभी घूरकर तश्वी को देखने लगे। तेज गुस्से में बोला, अच्छा तो मैं तुम्हें हैंडसम नहीं लग रहा, तो तुम ही बता कौन है मुझे ज्यादा हैंडसम। तश्वी मुस्कान के साथ बोली, मेरे पापा, मेरे दोनों भाई और मेरा बॉयफ्रेंड। सभी लोग हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। तेज ने गुस्से में तश्वी का हाथ पकड़कर कहा, कोई ना, तुम तो खूबसूरत हो ना, चलो खूबसूरती दिखा दूं तुम है। अद्विता तश्वी के पीछे जाने लगी तो दो लड़के ने उस पकड़ लिया और मुस्कान के साथ बोला, कहा डार्लिंग, हमारे साथ भी तो खेल लो, कहा अपनी बहन के पीछे जा रही हो। अद्विता गुस्से में बोली, तुम्हें नहीं पता तुम किससे पंगा ले रहे हो। एक लड़का बोला, किसी से भी पंगा ले ले, हमारे डैड संभाल लेंगे, आखिरकार सभी मंत्री पद में है। तश्वी को तेज के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तेज तश्वी को एक बंद पड़े स्टोरूम में ले गया था। तश्वी का दिमाग खराब हो रखा था। वह यहाँ घूमने आई थी और अभी यह लड़का उसे खींचकर घटिया से रूम में लेकर आया है। तश्वी को यह समझ नहीं आ रहा था, भला एक छोटा सा किस करने के लिए वो लड़का उसे एक रूम में क्यों लेकर आया था। तेज ने तश्वी को खींचकर एक दीवार से टिका दिया और उसके दोनों हाथों को पकड़कर तश्वी के पास जाने की कोशिश करने लगा। तश्वी को हाथ में दर्द हो रहा था, ऊपर से उसे उस लड़के के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो छटपटाने के अलावा कुछ कर नहीं पा रही थी। अद्विता उन लड़कों से खुद को चुराने की कोशिश कर रही थी। तभी एक लड़के की आवाज ने उन लड़कों को दड़ा दिया और सभी लड़के 2 कदम दूर होकर खड़े हो गए। वो लड़का गुस्से में उन लड़कों को देखते हुए बोला, कितनी बार कहा तुम लोगों से ये सब मत करना, लेकिन और वो तेज कभी समझते ही नहीं है। अद्विता परेशान होकर बोली, वो एक लड़का तश्वी को लेकर गया है, प्लीज प्लीज उसकी मदद कर दीजिए, बच्ची है वह, प्लीज।
उस लड़के ने गुस्से में उन लड़कों की तरफ देखा तो उनमें से एक लड़का नजरें नीचे कर बोला, वो जीएस तेज उस लड़की को स्टोररूम लेकर गया है। वो लड़का गुस्से में एक नजर उन्हें देखकर अद्विता की तरफ देखकर बोला, डोंट वरी, मैं बजा लूंगा उसे, आप अपने क्लास में जाइए। अद्विता फिक्रमंद होकर बोली, लेकिन वो लड़का बोला, डोंट वरी, विश्वास कीजिए, मैं संभाला लूंगा, मैं जीएस हूं यहाँ का। अद्विता मन मारकर एक लड़की के साथ अपने क्लास के लिए चली गई। वो लड़का बाकी और 3 लड़कों के साथ स्टोररूम की तरफ भागा। तक्षवी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो लड़का तक्षवी को होठों की तरफ अपने होंठ ले जाने लगा। तक्षवी ने गुस्से में अपना सर उसके सर पर दे मारा। वो लड़का इस हमले के लिए तैयार नहीं था। वो 2 कदम पीछे चला गया तो तक्षवी ने एक बॉक्स उठाकर उसके सर पर मार दिया। तक्षवी के सर पर भी तेज दर्द हो रहा था। वो लड़का गुस्से में अपना सर पकड़कर बोला, इतनी सी हो और इतनी हिम्मत। तक्षवी तिरछी मुस्कान के साथ बोली, तुमने मुझे समझ क्या रखा है, कोई अबला नारी? तक्षवी, देशवाल हूं मैं। वो लड़का हैरान होकर बोला, देशवाल? तक्षवी मुस्कान के साथ एक डंडा उठाकर उसे मारते हुए बोली, हाँ जी, की बहन और ऐड की बेटी हूं मैं। वो लड़का जमीन पर गिर गया था और तक्षवी ने उसकी हालत खराब कर दी। उसके मुंह से खून निकल रहा था। तक्षवी को बड़ा मजा आ रहा था ये सब करने में। वो लड़का बोला, आह, माफ कर दो मुझे नहीं पता था तुम कौन हो। तक्षवी उसे मारते हुए बोली, अरे रुको, मैं तो अपना आधा परिचय देना भूल ही गई, मैं आज की गर्लफ्रेंड भी हूँ। सॉरी, हाँ अभी याद आया मुझे, बना पहले बता देती। वो लड़का दर्द से चिल्ला रहा था। तभी धम के साथ दरवाजा नीचे गिरा और कमरे में धुआं फैल गया। वो लड़का अंदर आकर जब तक्षवी के हाथ में डंडा और तेज को नीचे गिरा हुआ देखता है, वो शौक में चला जाता है। वो तो यहाँ इस लड़की की मदद करने आया था, लेकिन यहाँ तो तेज की ही जान खतरे में थी। तेज हाथ छोड़कर कढ़ाते हुए बोला, शिवांशु बचा ले, ये लड़की नहीं तूफान है, कमर तोड़ दिया मेरा इसने। शिवांशु तक्षवी की तरफ देखकर बोला, ये सब तुमने? तक्षवी आंखें छोटी कर बोली, क्यों, कुछ गलत कर दिया क्या? शिवांशु ने जल्दी से नाम में सर हिलाकर कहा, नहीं। तक्षवी डंडे को तेज के ऊपर फेंक कर हाथ को झाड़ते हुए वहां से जाने लगी। तेज डंडा सर पर पड़ते ही खींच उठा। आह, शिवांशु वही खड़ा था। वो जैसे शौक में चला गया था। वो अपने साथ बाले लड़कों से बोला, अच्छा इसे मेडिकल रूम लेकर जाऊं, मैं आता हूं। शिवांशु तक्षवी के पीछे आते हुए बोला, हाय मैं शिवांशु रावत, प्यार से मुझे शिव भी बुलाते हो, तुम भी बुला सकती हो। तक्षवी रुक गई और शिवांशु की तरफ देखकर बोली, मैं तक्षवी देशवाल, प्यार से मुझे तक्षु बुलाते हैं, लेकिन तुम मत बुलाना। ये कहकर वह जाने लगी। शिवांशु तक्षवी के पीछे आते हुए बोला, अच्छा तो तुम हो देशवाल परिवार की प्रिंसेस, वैसे तुम्हें क्या क्या करना पसंद है? तक्षवी बोली, मारपीट करना। शिवांशु के कदम वहीं रुक गए। फिर कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए वह वापस तक्षवी के पीछे जाते हुए बोला, अच्छा तब तो तुम शादी कर लो अपनी सास के साथ, झगड़ा करना फिर। तक्षवी बोली, आइडिया अच्छा है, लेकिन क्या तुम मुझे बाल विवाह के लिए बोल रहे हो? शिवांशु हैरान होकर तक्षवी को देखने लगा। तभी तक्षवी का फोन बजने लगा। उसने फोन उठाकर हेलो कहा तो दूसरी तरफ एक गंभीर आवाज आई, मैं सनशाइन यूनिवर्सिटी के बाहर हूं। तक्षवी हैरान होकर बोली, क्या, लेकिन क्यों? मैं यहां घूमने आई थी। दूसरी तरफ से कहा गया, तुम्हें वो कोई पार्क दिख रहा है जो घूमने गई हो, जल्दी बाहर आऊं। ये कहकर कॉल काट दिया गया था। तक्षवी मुंह बनाकर फोन को घुरते हुए बोली, खड़ूस कहीं का। शिवांशु बोला, वैसे किससे बात कर रही थी? तक्षवी झूठी मुस्कान के साथ बोली, आपने बॉयफ्रेंड से। आऊं, चलो मिलवा देती हूं। तक्षवी अद्विता को मैसेज करते हुए वहां से चली गई। शिवांशु शौक होकर वहीं खड़ा रह गया। तक्षवी जब गेंद के बाहर आई तो उसने देखा कि कुछ दूर पर ब्लैक कलर की एक लग्जूरियस कार खड़ी थी। तक्षवी उस तरफ मुंह बनाकर चली गई तो एक गार्ड ने दरवाजा खोल दिया और तक्षवी जाकर अंदर बैठ गई। उसके बैठते ही जीत बोला, सुना तुमने किसी की पिटाई कर दी? तक्षवी सोचने लगी। कुछ देर बाद उसे याद आया कि थोड़ी देर पहले उसके साथ क्या हुआ था। जीत ने पानी का बोतल निकालकर एक घूंट लिया ही था कि तभी उसके मुंह से पानी निकालकर सामने के ग्लास में जा लगे और वो जोर जोर से खांसने लगा। आज तक्षवी को बुरी तरह घूर रहा था। तक्षवी सर खुजाते हुए बोली, वो लड़का मुझे किस करना चाहता था, लेकिन एक छोटे से किस के लिए वो मुझे कमरे में क्यों लेकर गया था? जीत मन में बोला, सच में ये लड़की कब क्या बोल दे उसके भरोसा नहीं है। तक्षवी अभी भी उसी सोच में गुम थी।
आज ने खींचकर तक्ष्वी को अपनी तरफ किया और दांत पींचते हुए बोला, क्या इतना पसंद आया वो तुम हैं कि तब से उसके ही बारे में सोच रहे हो? तक्ष्वी ने आज के आंखों में देखते हुए नामे सर हिला दिया। उसकी नीली गहरी आंखों की मासूमियत ने आज का गुस्सा भी शांत कर दिया था। जीत सामने देख रहा था और कार फुल स्पीड पर चल रही थी। तक्ष्वी जो आज के आंखों में देख रही थी, जाने उसे क्या सूझा कि उसने आगे बढ़कर आज के गाल पर हल्का किस कर दिया। तक्ष्वी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आज तो जैसे शौक में ही चला गया था। तक्ष्वी मुस्कान के साथ आज से दूर हो गई और कार भी रुक गई थी। वो दरवाजा खोलकर बाहर चली गई। जीत पीछे देखकर बोला, बॉस। आज होश में आकर अपना कोट ठीक करते हुए दांत पींचते हुए बोला, वो लड़का जिंदा नहीं रहना चाहिए। जीत तेरी मुस्कान के साथ बोला, जी कुंवर साहब। आज कार से बाहर निकल गया। उसने देखा तक्ष्वी एक लड़की के साथ लड़ाई कर रही थी, जो देखकर आज की आंखें छोटी हो गई। अक्ष फोन चलते हुए एक होटल के अंदर जाने लगा। तभी कोई लड़की उससे टकरा गई और दोनों के फोन जमीन पर गिर गए। दोनों एक साथ बोले, दिखाई नहीं देता क्या? दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुंह बनाकर कहा, तुम और यहाँ? श्रेयांशी बोली, मैं यहाँ किसी काम से आई थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अक्ष श्रेयांशी को घूरते हुए बोला, मैं भी काम के लिए ही आया था। तभी एक लड़की अक्ष के गाल पर किस करते हुए बोली, हाय बेबी। श्रेयांशी ताना मारते हुए बोली, तो ये है तुम्हारा जरूरी काम? अक्ष की नजर जब श्रेयांशी के पीछे गई तो वह तेरी मुस्कान के साथ बोला, वो तो दिख रहा है तुम भी किस काम के लिए आई हो। श्रेयांशी ने अक्ष के आंखों का पीछा करते हुए उस तरफ देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई। वहां कुछ दूर पर अरहान फोन पर किसी से बात कर रहा था। तक्ष्वी का झगड़ा किससे हो रहा था और क्यों? कब सही होगी श्रेयांशी और अक्ष के बीच का ये रिश्ता? और क्या ठीक हो जाएंगी रूक्ष और अद्विता के बीच की गलतफहमी? कब पता चलेगा रूक्ष को अद्विता के सच के बारे में? तक्ष्वी गुस्से में उस लड़की से बोली, क्या प्रॉब्लम है? तुम मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रही? वो लड़की तक्ष्वी को घूरते हुए बोली, हम गरीब या भिखारी को हमारे मॉल के अंदर जाने नहीं देते। यहाँ सिर्फ बड़े लोगों का आना जाना होता है। तक्ष्वी कमर पर अपने दोनों हाथ रखकर बोला, तुम है मैं गरीब लग रही हूं? उस लड़की ने ऊपर से नीचे तक्ष्वी के कपड़ों को देखा। उस लड़की के नजरों का पीछा कर तक्ष्वी ने खुद को देखा। उसके कपड़े स्टोररूम में जाने से खराब हो चुके थे। तक्ष्वी के आंखों में आंसू आ गए। इसलिए नहीं कि उसके कपड़े खराब हो गए थे, इसलिए क्योंकि उसे याद नहीं आ रहा था उसके कपड़े खराब कैसे हुए। मतलब वो वापस से भूल चुकी थी। उस लड़की ने तक्ष्वी को धक्का देते हुए कहा, चलो जाओ यहाँ से। यह कोई मंदिर नहीं है जो तुम यहाँ बैठकर भीख मांगोगे। तभी आज ने आकर तक्ष्वी को पकड़ लिया। तक्ष्वी ने सर ऊपर कर आज को देखा। आज के आंखों में बहुत तेज गुस्सा दिख रहा था। वो लड़की आज के कपड़े देखकर मुस्कुराते हुए सर झुकाकर बोली, हेलो सर। सॉरी, इस लड़की ने आपको मैला कर दिया। ये गरीब लोग ऐसे ही होते हैं। और तुम लड़की, जाओ यहाँ से। तक्ष्वी की नजर आज के गाल पर गई तो वहां उसके किस करने के हल्के लाल निशान थे, जो देखकर तक्ष्वी ने अपने दिमाग में जोर लगाया। तब उसे कुछ देर पहले की किस याद आई। वो उस लड़की के सामने खड़ी होकर गुस्से में बोली, अच्छा मेरे चुने से यह मैला हो गया, तो थोड़ी देर पहले जो मैंने इसे किस किया था उससे यह मैला नहीं हुआ। आज आंखें छोटी कर तक्ष्वी को देख रहा था। वो लड़की यह सुनकर हैरान हो गई। उसने आज की तरफ देखा। आज के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो लड़की बोली, तो क्या भिखारी के साथ साथ झूठी भी है? तक्ष्वी कुछ कहती उससे पहले ही आज गुस्से में दांत पींचते हुए बोला, एक शब्द और कहा तो यही जान ले लूंगा मैं तुम्हारा। मॉल का मैनेजर भी जल्दी से आज के पास आ गया तो आज गुस्से में बोला, निकाल फेंको इस लड़की को, बना मॉल को आग लगा दूंगा मैं। आज उसे वहां से ले जाने लगा, लेकिन तक्ष्वी की नजर ग्लास के दूसरी तरफ गई। वहां एक खूबसूरत सा लहंगा रखा हुआ था। वह भागकर अंदर चली गई और उस लहंगे को पकड़कर बोली, मिस्टर खड़ूस मुझे ये चाहिए। जीत पीछे खड़ा सर पर हाथ रखकर नामे सर हिलाकर मन में कहा, इसके पति ने मॉल को आग लगाने की धमकी दे दी और इसे इसी मॉल का लहंगा पसंद आ गया। वाह। आज ने तक्ष्वी की तरफ एक नजर देखा, फिर वह भी अंदर चला गया। पहले तो तक्ष्वी ने जाकर वो लहंगा पहन लिया, फिर पूरे मॉल का चक्कर काटने लगी और आपने पैंट के पॉकेट में हाथ डालकर आज बिना किसी शिकायत के उसके पीछे पीछे चल रहा था। तक्ष्वी को तो पता भी नहीं था कि उसके पसंद करे चीजें तो अलग बात थी। उसके हाथ में लगी हर चीज तक्ष्वी के नाम हो रहा था। आसमानी रंग का लहंगा पहने प्यारी सी परी तितली की तरह पूरे मॉल में उड़ रही थी और उसके पीछे पीछे उसका सपनों का राजकुमारी होठों पर हल्की मुस्कान लिए बिना कोई शिकायत के चल रहा था।
अक्ष का इशारा समझकर श्रेयांशी गुस्से में बोली, तुमने क्या मुझे गलत समझने की कसम खा रखी है? मैं डायरेक्टर से मिलने आई हूं और अरहान भी उन्हीं से मिलने आया है, और तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड भी। अक्ष के पास खड़ी लड़की बोली, अक्षु बेबी, तुमने मेरे अलावा भी किसी को छुआ है? अक्ष उस लड़की को खुद से दूर कर बोला, क्या बकवास कर रही हो? श्रेयांशी यह सुनकर गुस्से में बोली, छी। वो पैर पटकते हुए वहां से चली गई। अक्ष गुस्से में उस लड़की को देखकर बोला, क्या बकवास कर रही थी तुम? वो लड़की तिरछी मुस्कान के साथ बोली, अरे मुझे पता है तुम अपनी बीवी से प्यार नहीं करते, बस इसलिए बोल दिया जिससे वो तुम है छोड़कर चली जाए और तुम मेरे हो जाओ। अक्ष उस लड़की को धक्का देते हुए बोला, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, अगर गई भी तो उसे केंद कर अपने पास रखूंगा। वो लड़की बोली, क्यों, प्यार हो गया है क्या? अक्ष तिरछी मुस्कान के साथ वहां से जाते हुए बोला, प्यार नहीं पागलपन है। ना खुद उसके करीब जाऊंगा ना किसी को जाने दूंगा। अगर इश्क हुआ तो प्यार भी बेशुमार करूंगा। वो लड़की अक्ष को जाते हुए देखकर मन में बोली, सबसे अलग हो तुम अक्ष, बच्चेकानी हरकतें तो करते हो लेकिन बहुत कठोर हो। सभी कहते हैं मुझे उससे प्यार कभी नहीं होगा, क्योंकि अब तक मैं नफरत करता हूं उससे, लेकिन तुम प्यार हो गया तो प्यार करोगा। सच में तुम अनोखे हो। श्रेयांशी बहुत लकी है। अद्विता कार में बैठकर आसमान की तरफ देख रही थी। आज उसके कॉलेज का पहला दिन था। सब कुछ अच्छा ही गया था। बस सुबह उस हादसे को छोड़कर तक्ष्वी ने उसे बता दिया था कि वह ठीक है और वह घूमने जा रही है। शिवांशु ने भी अद्विता को बता दिया था कि वहां तक्ष्वी ने कैसे उस लड़के को मारा। सबसे शौक होने वाली बात यह थी कि जब वो लड़का तेज और उसके वो दोस्त का से अपने घर जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया और तेज की मौत हो गई थी और उसके बाकी दोस्त घायल हो गए थे। तभी कार रुक गई तो अद्विता होश में आई और दरवाजा खोलकर नीचे उतरी तो देखा सामने तो एक बड़ी सी इमारत खड़ी थी, जिसके ऊपर बड़े स्टाइल से लिखा हुआ था AR एम्पायर। वो हैरान होकर बोली, हम यहाँ क्यों आए हैं? गार्ड ने सर झुकाकर सम्मान के साथ कहा, यंग लेडी, बॉस ने आपको यहाँ लाने के लिए कहा था। ये सुनकर अद्विता ने उस इमारत को देखा। वहां एक साथ बहुत बिल्डिंग्स थे। अद्विता को थोड़ा डर लग रहा था। इतनी बड़ी जगह, इतने लोग और वह एक छोटी सी नौकरानी थी। पहले गार्ड अद्विता को लेकर लिफ्ट के पास गया और सर झुकाकर सम्मान के साथ बोला, बॉस टॉप फ्लोर पर है और हमें वहां जाने की परमिशन नहीं है, आपको यहां से अकेले ही जाना होगा। अद्विता ने हाँ में सर हिला दिया। लिफ्ट जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रही थी, अद्विता को कुछ ज्यादा ही बेचैनी हो रही थी। कुछ मिनट बाद लिफ्ट आकर टॉप फ्लोर पर रुकी। उसने देखा वहां बस 2 ही रूम्स थे। वहां के दोनों दरवाजे के पास 2 गार्ड्स खड़े थे। अद्विता मन में बोली, कौन से रूम में जाना है मुझे? तभी वो दरवाजे के पास गई तो राइट साइड के एक गार्ड ने दरवाजा खोल दिया तो अद्विता समझ गई कि यह रूक्ष का रूम है और दूसरा शायद अक्ष का था। अद्विता के अंदर जाते ही गार्ड ने दरवाजा बंद कर दिया। अद्विता उस जगह को बड़े ध्यान से देखने लगी। ब्लैक एंड गोल्डन कलर से सजा वह कमरा बहुत ज्यादा खूबसूरत था, इतना कि उसकी तो नजर ही नहीं हट रही थी। अद्विता थोड़ा शौक उठी, फिर नॉर्मल भी हो गई। रूक्ष ने पीछे से आकर अद्विता को कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया था। एक बार के लिए यह एहसास कर अद्विता डर गई थी, लेकिन बाद में उसे महसूस हुआ कि यह तो रूक्ष था। रूक्ष आंखें बंद कर अपना चिन अद्विता के कंधे पर रखकर बोला, तो बॉस कैसी लगी आपको अपनी कंपनी? अद्विता मासूमियत के साथ बोली, बहुत बड़ी है। रूक्ष होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। अद्विता कुछ सोचकर बोली, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? रूक्ष बोला, कुछ नहीं, बस मिलने का मन था इसलिए। अद्विता बोली, पर घर पर तो हम मिलने ही वाले थे ना? रूक्ष बोला, हाँ, लेकिन तुम वहां मुझे टाइम ही कहाँ देती हो? अद्विता ने नजरें नीचे कर लिया। रूक्ष बोला, बिजनेस पार्टी है एक, और मैं चाहता हूं तुम भी मेरे साथ चलो। अद्विता उदास होकर बोली, वहां तो बड़े बड़े लोग आएंगे। रूक्ष उसे घुमाकर अपनी तरफ कर बोला, तो तुम भी तो बड़े घराने की बहू हो, कोई नॉर्मल पर्सन थोड़ी। अद्विता नीचे देखते हुए बोली, किसी ने तुम्हें मेरी वजह से नीचा दिखाया तो? रूक्ष मुस्कान के साथ बोला, किसकी इतनी हिम्मत कि वह अ को नीचा दिखाई? अभी तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो अ को नीचा दिखाने की हिम्मत करे। चलो तैयार हो जाऊं जल्दी से। अद्विता बोली, क्या दी भी चलेगी? रूक्ष बोला, हाँ, उसे भी चलना होगा। अक्ष सोफे पर मुंह बनाकर बैठा हुआ था। वो श्रेयांशी को देख रहा था जो अपनी स्क्रिप्ट याद करने की कोशिश कर रही थी। वो इधर से उधर चक्कर काट रही थी। अक्ष श्रेयांशी को देखकर मुंह बनाते हुए बोला, अरे कैसे बात करूं इससे? अक्ष गला साफ करते हुए बोला, सुनो। श्रेयांशी गुस्से में बोली, क्या है? अक्ष बोला, वो तुम्हें मेरे साथ कहीं जाना होगा।
श्रेयांशी गुस्से में बोली तुम्हारे साथ तो मैं जन्नत में भी ना जाऊं। अक्ष झूठी हंसी के साथ बोला वहां जाने की तुम्हारी औकात भी नहीं है। ये सुनकर श्रेयांशी खा जाने वाली नजरों से अक्ष को घूरने लगी। श्रेयांशी गुस्से में बोली तुम जैसे बंदर के साथ कहीं जाकर मुझे मेरा नाक नहीं कटवाना। अक्ष तुनक कर बोला मुझे भी चुड़ैल के साथ जाने का कोई शौक नहीं है। अक्ष मन में बोला लेकिन क्या करूं बीबी जो बन गई तुम मेरी। श्रेयांशी बोली तो पूछ क्यों रहे थे। अक्ष बोला वह तो मैं तुम्हारे लिए ही पूछ रहा था। श्रेयांशी ने आंखें छोटी कर अक्ष को देखा। अक्ष ऐसे बोल रहा था जैसे श्रेयांशी के ऊपर वह कोई एहसान कर रहा हो। अक्ष बोला हाँ तो उस पार्टी में बेस्ट फिल्म डायरेक्टर अनम जायसवाल आ रहे हैं और उनका बेटा रूमान जायसवाल भी। श्रेयांशी तो उनके नाम सुनते ही एक्साइटेड हो गई। अरे हर स्टार का एक ही तो सपना होता है अनम जायसवाल के फिल्म में काम करना, वह भी रूमान के साथ जो वर्ल्ड फेमस एक्टर है। श्रेयांशी बोली ओके चलते हैं, मैं अभी तैयार होकर आई। अक्ष मुंह बनाकर बोला ये लड़कियां एक्टर्स के पीछे इतना क्यों पागल होते हैं, मुझे समझ नहीं आता। अद्विता और रूक्ष सोफे पर बैठे हुए थे और दो लड़की अद्विता को पार्टी के लिए ड्रेस दिखा रही थी। अद्विता तो ये सब अजीब लग रहा था। रूक्ष बोला क्या हुआ तुम्हें कुछ पसंद नहीं आ रहा। अद्विता बोली सब कुछ ही तो अच्छे है। रूक्ष ने एक नजर अद्विता को देखा फिर कपड़ों की तरफ देखकर एक ड्रेस की तरफ इशारा कर बोला वह बाला। एक लड़की ने तुरंत निकालकर उस ड्रेस को अद्विता के सामने कर दिया। अद्विता ने एक नजर उस ड्रेस को देखा और देखती ही रह गई। नेवी सबरीना पार्टी ड्रेस जो बहुत ही खूबसूरत था। तक्ष्वी बहुत सारे गार्ड्स के हाथों अपने सारे ड्रेस लाकर अपने क्लोजेट रूम में रखवा देती है। नए कपड़े बदलकर वह नीचे आकर सोफे पर लेटकर बोली कोई पेस्टल लाओ ईर मेरे लिए। एक नौकरानी ने पेस्टल लाकर तक्ष्वी के सामने रख दिया तो तक्ष्वी मजे से बैठकर खाने लगी। तभी अक्ष तैयार होकर नीचे आ गया, जो देखकर तक्ष्वी हैरानी से बोली कहाँ जा रहे हो भाई। अक्ष बोला पार्टी है एक। तक्ष्वी उछलकर बोली पार्टी, मुझे भी जाना है। अक्ष बोला अरे बिजनेस पार्टी है। तक्ष्वी की नजर चीड़ी की तरफ गई तो उसने मुंह बनाकर कहा तो भाभी को क्यों ले जा रहे हो। अक्ष बोला गेट टुगेदर भी है इसलिए पार्टनर के साथ जाना है। तक्ष्वी बोली अरे मुझे भी लेकर चलो ना। अक्ष बोला नहीं। अक्ष और श्रेयांशी वहां से जाने लगी, जो देखकर तक्ष्वी चिल्लाते हुए बोली देख लेना मैं जरूर आऊंगी वहां पर। अक्ष बोला आज जाना, बाहर निकालकर फेंक देंगे तुम है। पूरे 19 कार्स का एक समूह आकर एक व्हीलर के सामने रुका। ब्लैक कलर के कोट पहने सभी गार्ड्स कार से निकलकर खड़े हो गए। बीच के दो कार्स के दरवाजे दो गार्ड्स ने जाकर खोल दी और सर चुकाकर खड़े हो गए। दो लड़की उन कार्स के पास जाकर हाथों में रखा थाल उनकी कार के अंदर की तरफ बढ़ा देते हैं तो उन कार्स में बैठे शख्स उन थाल में रखे दो दो पार्टी मास्क ले लेते हैं। वो दोनों लड़कियां फिर दूसरी तरफ चले जाते हैं। वहां खड़े सभी लोगों को पता था कि उनमें से कौन बाहर निकालेंगे। सभी लोग एक टक सिर्फ उसी तरफ देख रहे थे। तभी एक कार से रेड कलर के ब्यूटीफुल ड्रेस में श्रेयांशी और ब्लैक सूट में अक्ष बाहर आता है और दूसरे में से ब्लू कलर के ड्रेस में अद्विता और ब्लैक सूट में रूक्ष बाहर निकला। उन चारों के आंखों में ब्लैक पार्टी मास्क लगा हुआ था। तक्ष्वी ने जल्दी से आज को कॉल कर सीधे कह दिया मुझे बिजनेस पार्टी में जाना है जहां आ गए हैं। आज शौक होकर बोला वट। तक्ष्वी झुंझलाते हुए बोली क्यों तुम्हें नहीं बुलाया है क्या, तुम भी तो बिजनेसमैन हो ना, तुम्हें नहीं बुलाया। आज तक्ष्वी की बातें सुनकर शौक था। आज बोला क्या तुम हमारा रिलेशन पब्लिक में अनाउंस करना चाहती हो। तक्ष्वी तुनक कर बोली क्यों तुम्हें क्या प्यार का नाटक करने के बाद मुझे छोड़कर चले जाना है। आज सख्त आवाज में बोला ठीक है मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं। तक्ष्वी खुश हो गई और कपड़े देखने चली गई। वो जल्दी से तैयार होकर नीचे आ गई तो देखा एक लग्जूरियस कार सामने रुकी हुई है। वो जल्दी से जाकर वहां बैठ गई। आज की नजर जब तक्ष्वी पर पड़ी वह तो जैसे सब कुछ भूल ही गया। ब्लैक कलर की ड्रेस में वह कातिल लग रही थी। तक्ष्वी ने आज के आंखों के सामने हाथ हिलाकर कहा हेलो, बताऊं ना कैसी लग रही हूं मैं। आज तिरछी मुस्कान के साथ बोला इतनी खूबसूरत क्यों हो ईर तुम। तक्ष्वी आंखों को रोल कर सोचते हुए बोली क्योंकि मेरी मॉम खूबसूरत है, डैड भी हैंडसम है तो मैं खूबसूरत क्यों नहीं होंगी। आज तक्ष्वी की आंखों में देख रहा था। जीत को तक्ष्वी की बात सुनकर हंसी आ रही थी। तक्ष्वी के आगे की बातें सुनकर तो उसे चक्कर ही आने लगा। तक्ष्वी सोचते हुए बोली वैसे उस हिसाब से हमारे बच्चे भी क्यूट होंगे ना। आज ने तक्ष्वी को एक नजर देखा फिर उसे अपने करीब कर बोला बहुत ज्यादा। तक्ष्वी मुस्कुराने लगी। पार्टी शुरू हो गई थी
और सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। अक्ष और रूक्ष किसी बिजनेसमैन के साथ बातें कर रहे थे। अद्विता बैठकर जूस पी रही थी, वही श्रेयांशी ड्रिंक करते हुए दरवाजे की तरफ देख रही थी। अद्विता ये देखकर बोली, क्या हुआ, कोई आने वाला है क्या? श्रेयांशी ड्रिंक करते हुए बोली, हम रूमान जायसवाल को तो जानती होगी ना, वही आ रहा है। अद्विता ये सुनकर घबराने लगी। वह मन में बोली, रूमान जायसवाल। श्रेयांशी खड़ी होकर बोली, अच्छा तो बैठ, मैं वॉशरूम से आती हूँ। अद्विता अपने ही सोच में गुम थी, उसे तो पता ही नहीं चला कि श्रेयांशी वहां से जा चुकी है। तभी एक नौकर ने आकर कहा, मैम ड्रिंक। अद्विता ने एक ग्लास उठाकर बिना कुछ सोचे उसे पी लिया। उसके गले में वह पीते ही अजीब सा लगने लगा। वो मन में बोली, रूमान के आने से पहले ही मुझे यहां से जाना होगा, वरना अगर उसने मुझे देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये कहकर वो खड़ी होने लगी, लेकिन लड़खड़ाते हुए वापस गिरने लगी। तभी रूक्ष ने आकर उसे पकड़ लिया और परेशान होकर पूछा, तुम ठीक हो? अद्विता सर पकड़कर बोली, पता नहीं सर, घूम रहा है। रूक्ष ने टेबल की तरफ देखा तो ग्लास की तरफ नजर पड़ते ही वो समझ गया कि अद्विता ने गलती से ड्रिंक पी लिया था। उसने अद्विता को लेकर वहां से जाना ही सही समझा और अद्विता को लेकर वो वहां से चला गया। श्रेयांशी जब वॉशरूम से बाहर आई, उसने अद्विता को वहां ना देखकर अक्ष से उसके बारे में पूछा। अक्ष बोला, वह उनकी तबीयत खराब हो गई थी तो भाई उन्हें लेकर विला चले गए। श्रेयांशी हैरान होकर बोली, अक्ष ये तक्षु यहाँ? अक्ष ने पीछे मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा तो तक्षवी आज के साथ बड़े ही स्टाइल से अंदर आ रही थी। आज को पार्टी में देखकर सभी हैरान थे, वह भी एक लड़की के साथ। ये सबके लिए हैरानी भरी बात थी। तक्षवी वहां आकर बहुत खुश लग रही थी। वो दोनों जाकर एक सोफे पर बैठ गए। अक्ष उस तरफ जाने लगा, तभी वो ये देखकर हैरान हो गया कि रूमान जायसवाल भी उस तरफ जा रहा है। श्रेयांशी एक्साइटेड होकर बोली, रूमान कब आया? अक्ष मन में बोला, रूमान जायसवाल आज को कैसे जानता है? स्काई ब्लू कलर के सूट में रूमान बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वो जाकर आज के सामने मुस्कान के साथ खड़ा होकर बोला, हाय, कैसे हैं आप भैया? आज ने सख्त नजरों से उसे देखा। तक्षवी बड़े ध्यान से उस लड़के को देख रहा था जो आज के उम्र का ही लग रहा था। तक्षवी एक्साइटेड होकर चिल्ला उठी, रूमान जायसवाल द सुपरस्टार। रूमान शौक उठा और तक्षवी की तरफ देखने लगा। तक्षवी ने आंखों में मास्क चढ़ा रखा था, फिर भी उसकी नीली गहरी आंखें किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी। रूमान की नजरें तो जैसे तक्षवी पर ही अटक गई थी। ब्लैक कलर की ड्रेस में वह बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसकी कातिल अदाएं रूमान को भी उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। आज को रूमान की नजरें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। आज ने तक्षवी का हाथ पकड़कर उसे वापस सोफे पर बैठाना चाहा, लेकिन तक्षवी उछलकर 2 कदम आगे आकर बोली, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी बहुत बड़ी बाली फैन हूं। रूमान होश में आकर मुस्कान के साथ बोला, तुम्हारे जैसी क्यूट और ब्यूटीफुल फैन पाकर तो मैं धन्य हो गया। तक्षवी अपना हाथ आगे कर बोली, क्या तुम्हारा ऑटोग्राफ मिल सकता है? रूमान ने हाँ में सर हिलाकर कहा, पेन। तक्षवी ने इधर उधर देखा, फिर आज के पॉकेट से पेन निकालकर रूमान को दे दिया। आज बुरी तरह तक्षवी को घूर रहा था। वही रूमान ने मुस्कान के साथ तक्षवी के हाथ में ऑटोग्राफ दिया और पेन भी तक्षवी को वापस कर दिया। तक्षवी ने मुस्कान के साथ अपने हाथ को देखा, फिर हैरान होकर रूमान को देखा। रूमान ने जाते हुए तक्षवी को आंख मारते हुए चला गया। तक्षवी भी मुस्कुराने लगी। वही आज दांत पीचते हुए तक्षवी को देख रहा था। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।